हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी मैम लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 2 पूरा वन शॉट में। इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारी लड़ाइयाँ, सारी संधियाँ, सारे टर्म, सब कुछ एक ही शॉट में आज हम खत्म करने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। प्यारा सा हमारा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमारा हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने क्लियर किया हुआ है और वहां पर हमने समझा हुआ है कि भाई राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, तो क्या ये चीजें हमें दोबारा समझने की जरूरत है? अगर है तो हम दोबारा से समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो भैया आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है, हमारा हिंद चीन में राष्ट्रवाद, इसको हम वन शॉट में क्लियर करने वाले हैं। तो भाई एकदम से दिल थाम कर बैठ जाओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। ठीक है, बहुत सारी लड़ाइयां हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें हमको पढ़ना है। जैसे हमने यूरोप के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि वहां पर जो है किस तरीके से राष्ट्रवाद का उद्गम देखने को मिला, कैसे उसका फैलाव पूरे में हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या क्या वहां पर जो है उसका रिजल्ट निकल कर आया है ना, क्या क्या चीजें वहां पर हुई, कैसी लड़ाइयां हुई, कैसी संधियां हुई, कैसा एकीकरण का रूप हमको देखने को मिला। तो वैसे तरीके हम यहाँ पर हिंद चीन का जो हमारा एरिया है पूरा, यहाँ पर किस तरीके से राष्ट्रवाद का फैलाव हुआ, यहाँ पर राष्ट्रवाद शुरू कहाँ से होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर कौन कौन से अलग अलग रीजन्स हैं, वहाँ पर किस तरीके के आंदोलन हुए हैं, कैसे जो है बाहरी जो शक्तियाँ हैं, चाहे फ्रांस की बात कर लो, चाहे अमेरिका की बात कर लो, उनका किस तरीके से यहाँ पर हस्तक्षेप हुआ है। तो वो सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो भाई एकदम दिल थाम कर बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से चैप्टर को। ठीक है, तो भाई अगर मैं बात करूं राष्ट्रवाद की, तो आई थिंक ये सारी चीजें वैसे तो आपको पता है, बट फिर से मैं इसे एक बारी से रिकॉल कर दे रही हूँ कि राष्ट्रवाद कहाँ से निकल कर आया है बेटा, राष्ट्र से निकल कर आया है। राइट, राष्ट्र से निकल कर आया है। राष्ट्र क्या होता है, हमने देखा हुआ है कि एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है, हमारा एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी समान संस्कृति है, उनकी समान पहचान है, उनका रहन सहन, खान पान सब क्या है, एक समान रूप से देखने को मिल रहा है, उनमें एकजुटता की भावना देखने को मिल रही है। तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं राष्ट्र। ठीक है, तो अब राष्ट्र हमको पता चल गया, तो इसी राष्ट्र के प्रति जब उस राष्ट्र में रह रहे लोगों के हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए, उसी प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो भैया क्लियर हो गया कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। तो इसी को हम हिंद चीन वाले रीजन में देखने की कोशिश करेंगे, हिंद चीन के क्षेत्र में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो भाई चलो भाई शुरू कर देते हैं अपने प्यारे से चैप्टर को। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है भाई, आंदोलन होगा, बिना आंदोलन के कहाँ से कुछ हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ भाई हमारा भारत देश भी अगर आजाद हुआ है तो इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिला है, कितने टाइम से जो है आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन चलते चले आ रहे थे, इतने सारे इवेंट्स में इतनी लड़ाइयाँ हुई, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर देखना पड़ा, सहना पड़ा, उसके बाद जाकर आज़ादी मिली है। तो यहाँ पर भी भाई अगर राष्ट्रवाद का फैलाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है आंदोलन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भाई लोग, अगर लोगों के मन में आक्रोश आया, लोगों को दबाया जाएगा, उनमें आक्रोश आएगा, उनमें चिंगारी उठेगी, तो कहीं ना कहीं वो क्रांति बनेगी, कहीं ना कहीं वो आंदोलन का रूप लेगी जरूर। ठीक है, तो भाई क्या इसमें लिखा हुआ है, एक एक करके जो है एक एक लाइन हम आराम से समझते चलते हैं, आराम से पढ़ते चलते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, तो भैया दक्षिण पूर्व एशिया में फैला एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल भैया ये है, क्या है, 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या हम बोलेंगे, 2.80, ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं भैया, वियतनाम आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से रखते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा लगे भाई, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना। चलो, कौन कौन सा क्षेत्र आ रहा है भाई तुम्हारा, वियतनाम आएगा, लाओस आएगा और कंबोडिया आएगा। तो क्षेत्र तुम्हारे कौन से आ रहे हैं, इन क्षेत्रों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिंद चीन का मतलब क्या है, पूरा इंडिया या पूरा चाइना नहीं। राइट, हिंद चीन क्षेत्र है, उसके अंदर तुम्हें बहुत ही अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलेंगे। प्रॉपर एक रीजन को हिंद क्षेत्र बोला गया, हिंद चीन क्षेत्र बोला गया है। तो तुमको उसका एरिया यहाँ पर मिल गया भैया, एरिया तुम्हारा यहाँ पर एक फैक्ट हो गया। एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये कहाँ पर है भैया, दक्षिण पूर्व एशिया में है। फैक्ट हमेशा समझते चलो। ठीक है, अगर तुमसे पूछ लिया जाए, तुमसे सीधा सवाल अगर आ जाए कि भैया हिंद चीन किस क्षेत्र को बोलते हैं, हम किस क्षेत्र को हमने हिंद चीन का नाम दे रखा है, तो ये फैक्ट तुम्हें वहां पर बताने के काम आएगा, तुम्हारे आंसर राइटिंग में काम आएगा कि भैया दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल क्या है भैया,
2.80 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें आज के वियतनाम आ रहा है, लाओस आएगा और कंबोडिया क्षेत्र आएगा। ठीक है, फिर क्या है, वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम कई शताब्दियों तक चीन के कब्जे में रहा तथा दूसरी तरफ लाओस, कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। अब देखो हिंद चीन की बात हो रही भाई, नाम देखो क्या है, हिंद और चीन। ठीक है, तो इन दोनों का कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। हिंद चीन की बात हो रही है तो इन दोनों ही एरियाज का अलग अलग क्षेत्रों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो भैया चीन का प्रभाव कहाँ पर था, वियतनाम के तोकिन और अन्नाम जैसे शहरों पर। ठीक है, और वहीं हम देखें कि भैया हिंद का, इंडिया का, भारत का प्रभाव कहाँ पर था, तो भैया लाओस और कंबोडिया पर था। तो ये जरूर अपने आंसर में लिखना कि कौन से एरिया में किसका प्रभुत्व देखने को मिला था। ठीक है, चौथी शताब्दी में कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। अच्छा, कंबुज सुन के ना बिल्कुल कंफ्यूज मत होना तुम। ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये तुम्हारा कंबोडिया ही है। ठीक है, ये क्या है भैया, ये कंबोडिया ही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कंबोडिया की बात हो रही है। तो कंबोडिया संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया। तुमने सुना होगा अंकोर वाट का मंदिर, सुना है कि नहीं भाई, अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में मिलता है। और संस्कृति का है कि भाई उसका थीम क्या है उस मंदिर का, भारतीय संस्कृति है वो। तो भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था कंबोडिया, इसीलिए वहां पे तुम्हें वो मंदिर भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पूरा एरिया हिंद चीन का। ठीक है, मैप में समझोगे बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आएगा कि क्या, देखो हमने देखा ये रहा तुम्हारा कंबोडिया। देखो एक एक एरिया को अच्छे समझते चलो। देखो ये रहा क्या तुम्हारा कंबोडिया वाला रीजन, जो क्या है भारतीय संस्कृति में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। ये रहा तुम्हारा लाओस, और इन दोनों पर तुम्हें भारत का प्रभुत्व देखने को मिला, भारत का जो है असर तुमको देखने को मिला। ठीक है, बाकी इधर वाला रीजन क्या है, ये रहा तुम्हारा वियतनाम। ठीक है, और वियतनाम में तुम्हें क्या है, चीन का प्रभुत्व देखने को मिला। तो इस तरीके तुम देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा रीजन किसका है, ये पूरा रीजन क्या हम इसको बोलते हैं, हिंद चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, हिंद चीन का ये रीजन है पूरा। मैप देखकर अच्छे से समझ लिया करो, क्योंकि मैप एक बार ही समझ लोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी तुम्हारे समझने के लिए, कंफ्यूजन नहीं होगी कि भैया हिंद चीन होता कहाँ है। तो हिंद चीन हमने बता दिया। ठीक है, पूरा हमने फैक्ट भी बता दिया जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, और दूसरा हमने मैप में भी दिखा दिया कि हिंद चीन का क्षेत्र हम किसको बोलते हैं। अच्छा, जो मैं बता रही थी भैया कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय, ठीक है, नाम याद रखना भैया, राजा साहब का क्या नाम था, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय, इन्होंने क्या बनाया था, अंकोर वाट का मंदिर। सुना होगा, अभी 1-1.5 साल हुआ होगा इसके, इसी से रिलेटेड न्यूज भी आई थी, अंकोर वाट के मंदिर के से रिलेटेड आई थी। ठीक है, इसका उन्होंने निर्माण कराया था, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया था। बोले तो कंबोडिया का पतन हो गया था। मंदिर का निर्माण कब कराया गया था, 12वीं शताब्दी में करवाया गया था राजा सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा। राइट, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन 16वीं शताब्दी में ही हम देखते हैं कि कंबोडिया का पतन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार कुछ देशों पर चीन और कुछ देशों पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही यह क्षेत्र हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा प्रॉपर आंसर है बेटा, प्रॉपर आंसर है। सवाल अगर हुआ कि हिंद चीन किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो प्रॉपर आंसर है तुम्हारा 2 स्लाइड वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, एकदम मजे लेकर पढ़ो। ये नहीं होना चाहिए कि मैम हिस्ट्री पढ़ा रही हैं, राष्ट्रवाद पढ़ा रही हैं, हिंद चीन पढ़ा रही हैं, तो एकदम बोरिंग सा लगे ना, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना बेटा कि जीवन के साथ आनंद बढ़ता जाना चाहिए, खुशी बढ़ती जानी चाहिए। एकदम मस्त मौला होकर पढ़ाई लिखाई करो, टॉपर तो तुम बनोगे ही है, लेकिन एकदम दिल में अगर एक होता है ना कि अगर दिल में उम्मीद जिंदा है सब आसान है। ठीक है, तो भैया आप क्या है, व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। अब देखो व्यापारिक कंपनियों का आगमन, तुमको पता होगा कि भाई भारत का हम देखते हैं कि जब सी रूट खोजा गया था, समुद्री रास्ता जब खोजा गया था वास्को डी गामा द्वारा 1498 में, याद है कि नहीं, कुछ पढ़े लिखे हो तुम लोग, हाँ बताओ। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में समुद्री मार्ग खोज निकाला था। तब पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे। तो अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि पहले व्यापारी कौन थे जो यहाँ आए थे, कौन थे भैया,
पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारियों ने 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया था। अच्छा ठीक है, व्यापार करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन मेन केंद्र किसको बनाया था, व्यापारिक केंद्र किसको बनाया था, ट्रेडिंग सेंटर किसको बनाया था, तो मलक्का को बनाया था, 1510 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, देखो 1498 में वास्को डी गामा आया, ऐसा नहीं हुआ कि वो नींद से जागा, 1498 का टाइम उसको पता है, निकल पड़ा जहाज लेकर पहुंच गया, वो ऐसा नहीं हुआ था भाई। वो निकला था 1497 में पुर्तगाल से। ठीक है, और इसके पहले भी लोग आए थे जो पहुंच नहीं पाए यहाँ पर। ठीक है, इसके पहले भी एक बार्थोलोमो करके आते हैं। ठीक है, वो अफ्रीका तक तो पहुंच पाते हैं, केप ऑफ गुड होप तक, अफ्रीका का नीचे वाला जो पॉइंट है ना, केप ऑफ गुड होप तक, वहां तक वो पहुंच पाते हैं, इसके आगे वो नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इनके पहले भी किसी ने कोशिश की थी, प्रिंस हेनरी नाम के थे। ठीक है, लेकिन वो जो है उनका बहुत बड़ा सपना रहता है कि यहाँ तक आने का, बट वो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो नहीं पहुंच पाते हैं। 1497 में जब वास्को डी गामा निकलते हैं ना, तो 11 आई थिंक लगभग ये 11 महीने के आसपास का कुछ समय लगता है, और 1498 में ये कालीकत में जाकर पहुंचते हैं। ठीक है, कालीकत में जाकर पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं, अच्छा ठीक है, मन में सवाल आ सकता है ना कि मैम ठीक है, समुद्र में निकल पड़े, इनको कैसे समझ में आया कि वो भारत है। भाई कैसे समझ में आया, क्योंकि समुद्र के रास्ते में पानी पानी चारों तरफ, कैसे समझ में आएगा कि हम जिस बाउंड्री पर खड़े हो रहे हैं वो भारत की बाउंड्री है, कैसे पता चलेगा। तो ऐसे पता चला था कि जब ये अफ्रीका पहुंच गए थे ना, तो अफ्रीका में इनको मिला था एक बंदा। ठीक है, अफ्रीका में इनको एक बंदा मिला था, अब वो जो है गुजराती पायलट था। कौन था भैया, गुजराती पायलट था वो। तो ये भारत से उसका आना जाना जो है वो लगा रहता था, तो उसने उसको रास्ता बताया कि भैया तुम यहाँ तक पहुंच गए, चलो तुमको ले चलते हैं भारत। तो उसके सहारे वो कालीकत तक पहुंचा। ठीक है, और उस वक्त कालीकत का रूलर कौन था, जमोरिन था। ठीक है, वैसे ये सारी चीजें तुम्हारे लिए थोड़ा सा एड ऑन कर दी गई हैं, अगर तुमको समझ में आया तो अच्छी बात है, उसको नोट कर लेना। ठीक है, आगे की बातें हैं, बाकी तुम्हारे 10th लेवल में इतना नहीं है। 10th लेवल में तुम्हारा इतना समझो कि 1498 में तुम्हारा वास्को डी गामा आया था। ठीक है, समुद्री रास्ता उसने खोजा था। उसके बाद जो है स्पेन भी आए, डच भी आए, इंग्लैंड से मतलब ब्रिटिशर्स भी आए भाई, फ्रांसीसी भी आए, उनका भी आगमन देखने को मिला और उन्होंने भी व्यापार करना शुरू किया। इन कंपनियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इन भूभागों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस शुरू से ही इस दिशा में प्रयासरत था। अच्छा ठीक है, आए तो इतने लोग थे, लेकिन इनमें से फ्रांस एक ऐसा था जिसने इन क्षेत्रों पर जो है अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, बाकी किसी ने नहीं की, क्योंकि तुमको पता है कि बाकियों की नजर तो पूरे भारत पर थी, है ना, बाकियों की नजर तो पूरे भारत पर थी। और अगर डच की बात करें तो डच का आधा चीज तो इंडोनेशिया में भी था, उनका कब्जा इंडोनेशिया में भी था, लेकिन फ्रांस वाले इसे थे कि बाकी सारी चीजें छोड़कर इनका पूरा जो दिमाग था वो इन्हीं क्षेत्रों पर लगा हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है, 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन जो है वो फ्रांस की अधीनता में आ गया। तो अगर हम बात करें कि संपूर्ण हिंद चीन पर किसने अपना कब्जा जमाया था, तो फ्रांस ने जमाया था, फ्रांसीसियों ने जमाया था, ये जरूर याद रखना। जैसे हम भारत के लिए बोलते हैं तो किसने जमाया था भैया, 200 साल तक राज किए थे ये अंग्रेज आके ना, उसी तरीके हम यहाँ देखते हैं कि हिंद चीन क्षेत्र में किसने अपना कब्जा जमाया था भैया, तो इन्होंने जमाया था, किसने, फ्रांसीसियों ने, फ्रांस ने। ठीक है, समझते चलना हर एक चीज को, जहां ना समझ में आए भाई पूछते रहना तुम लोग। अच्छा देख लो भैया, मैप देख लो बकायदा, बिना मैप के मजा नहीं आता ना, मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब देख लो किस तरीके से वास्को डी गामा, ये रहा लिस्बन। ठीक है, ये लिस्बन बोले तो ये क्या है तुम्हारा, पोर्तुगल। अच्छा लिखा तो हुआ है, चलो ठीक है, ये रहा तुम्हारा पोर्तुगल। ठीक है, अब देखो एरिया ये बना हुआ है, देखो साइन, ये देखो, ये यहाँ से ऐसे निकल कर आते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसा निकल कर आए, ये देखो तीर देखो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, मान लो यहाँ से पहुंचे, फिर देखो अभी ये ऐसा 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 ऐसा, मतलब देख रहे हो एकदम किनारे, ऐसा नहीं ना कि ऐसा जहाज उठाए और यहाँ से निकले चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता बच्चा। बीच समुद्र में जाएंगे तो ऐसे ऐसे लड़खड़ा के निकट जाएंगे वहीं पे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एकदम किनारे किनारे जा रहे हैं। ठीक है, कि उनको पता रहे कि हाँ भैया इधर बाउंड्री है, इधर हमारा अफ्रीका है। ठीक है, तो एकदम सटे सटे इसे जा रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलेगा, मिलेगा मिलेगा रास्ता, है ना, कि कहीं ना कहीं तो हमारा रास्ता होगा ही। तो ऐसे ऐसे जब जाते हैं तब यहाँ से इनको रास्ता मिलता है, ये देखो ये रहा सीधा हमारा
ठीक है, कालीकत। ठीक है, ये रहा हमारा क्या, कालीकत। और बाकी तो इनके वापस आने का भी है, ऐसे ऐसे करके बाकी जो तीर बना हुआ है ये इनके वापस आने का है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि कैसे जो है कैसे रास्ते से, मेन देखो ये अफ्रीका से होते हुए ही गए हैं। ठीक है, अफ्रीका से ही ये होते हुए गए हैं। ठीक है, अच्छा उस बंदे का नाम अगर मान लो तुमसे सवाल में पूछ ही ले तो तुम बता सको तो क्या होगा, जिन्होंने इसको रास्ता दिखाया था उसका नाम था अब्दुल माजिद। ठीक है, जिन्होंने इसको रास्ता दिखाया था उसका नाम था अब्दुल माजिद, और यहाँ के रूलर का क्या नाम था भैया, जमोरिन नाम था। ठीक है, ये तुम्हारे खाली नॉलेज के लिए है, बता दिया है, नोट कर लेना। ठीक है, तो ये रहा, बाकी अफ्रीका है इधर पूरा। ठीक है, वो तुम्हारा पोर्तुगल बोलो तो यूरोप वाला पार्ट है, और ये इधर एशिया वाला पार्ट है। तो ये सारी चीजें तुमको कॉन्टिनेंट के बारे में तो पता ही होगा ना, अफ्रीका हो गया, ऊपर इसके यूरोप है और उधर एशिया है। ठीक है, इसमें और कोई समस्या तो नहीं है, बताओ भाई, और कोई इसमें समस्या परेशानी तो नहीं आ रही है, बताओ, बढ़िया है ना। चलो आगे बढ़ो फिर। फ्रांस द्वारा, अब क्या पूछ रहा है, फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य। अब भैया फ्रांस का क्या उद्देश्य था, कुछ बता सकते हो, क्या उद्देश्य रहा होगा? फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का उद्देश्य क्या था? डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना। क्यों सामना करना चाहते थे, क्यों कंपटीशन था डच और ब्रिटिश कंपनियों से? क्योंकि ब्रिटिश कंपनियों का पूरा कब्जा कहाँ था, भारत में। उसका अपना अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था भारत से, डच वालों का ट्रेड चल रहा था उधर इंडोनेशिया से, तो कहीं ना कहीं इनको भी तो कंपटीशन के खोपड़ी पर था, तो भैया हमें भी तो कहीं ना कहीं से फायदा निकालना है। तो इन्होंने अपना जो टारगेट किसको बनाया, हिंद चीन वाले क्षेत्र को बनाया। ठीक है, इन्होंने वहां पर जो है अपना व्यापार करना शुरू किया। औद्योगिकरण के लिए कच्चे मालों की आपूर्ति जो है उपनिवेशों से होती थी, एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध था। जाहिर सी बात है बच्चा कि रॉ मटेरियल वहीं से मिल रहा, जिसको इन्होंने अपना कॉलोनी बना के रखे हैं ना, अपने कब्जे में इन्होंने हिंद चीन को बना कर रखा हुआ है, यहीं से इनको कच्चा माल मिल रहा है, उसके बाद ये अपने देश ले जा रहे हैं, वहां से इसको बना के वापस यहीं लाके इनको पूरी मार्केट मिल जा रही, यहीं वो बेच रहे हैं महंगे दामों में। देख रहे हो, मतलब यहीं से रॉ मटेरियल उठाया, ठीक है, बनाया वहां जाकर और यहीं आकर बेच रहे हैं। इस तरीके लोग दिमाग लगाते थे, इस तरीके लोग काम करते थे। पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज वाले लोग थे, या हम सीधा बोले जो यूरोपीय सभ्यता वाले लोग थे, वो कहते थे भैया कि हमारा जो अवतार हुआ है, हमारा जो इस पृथ्वी पर अवतार हुआ है, वो जो पिछड़े तो देश हैं, जो असभ्य हैं, उनको सभ्य बनाने के लिए हुआ है। सोच सकते हैं उनका दिमाग किस लेवल का था। क्या कहते थे कि हम गोरे हैं, हम अच्छे हैं, हम सभ्य हैं, हम विकसित हैं, और हमको ये दायित्व ऊपर से मिला है। हमको ईश्वर खुद हमको उसने दायित्व दिया है कि भैया तुम जाओ, कि जो सांवले हैं, जो काले हैं, जो असभ्य हैं, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में, बच्चा हमारी लैंग्वेज में नहीं, ये उनकी लैंग्वेज में वो ऐसा बोलते थे। तो ऐसे लोगों को इन्हें क्या बनाना है, सभ्य बनाना है। भाई इनका एजेंडा था किसी तरीके से दिमाग बरगलाओ और इन पर शासन करो। ठीक है, इतना तो आप लोग समझते ही होंगे, है ना। फिर क्या है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, मतलब एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की क्या है, बंधुआ मजदूरी थी। ठीक है, क्या थी भैया, बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी। यहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ तुमको चीप लेबर मिल रहा है, जिस एरिया को तुमने कब्जाया हुआ है, अब वहां के लोगों को तुमने अपना गुलाम बना कर रखा हुआ, जो चाहे तुम उससे करवा रहे हो, उतना पैसा भी नहीं दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है बंधुआ मजदूरी टाइप हुआ ना। ठीक है, और हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था भैया, कोलोन कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंद चीन में बसने वाले जो कौन भैया, फ्रांसीसी लोग थे, उन्हें क्या कहा जाता था भैया, उन्हें कोलोन कहा जाता था। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कोलोन कहा जाता था। और हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास जो है वो किस तरीके से तुमको देखने को मिलता है। ठीक, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोहों का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा था। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि फ्रांसीसी उपनिवेशवाद हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने पहले से इस चीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बेटा कि डच कहाँ है, इंडोनेशिया में है, ब्रिटिशर्स कहाँ पर हैं, भारत में हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रांस भी क्या है, अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं इंडो चाइना वाले रीजन में। लेकिन उनका बहुत ही ज़्यादा क्या है, विरोध भी हो रहा है। इतना आसानी नहीं है पूरे हिंद चीन को क्या है अपने कंट्रोल में लेकर आना, यहाँ पर क्या है, उनका विरोध भी हो रहा है। ठीक है, 1930 में क्या होता है, फान बोई चाउ एक क्रांतिकारी संगठन है। बेटा नाम देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, नहीं पता चला चाउ को माऊ कर दो तो हो गया फिर गड़बड़ यहीं पे, है।
चाइनीज नाम है, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। ये फान बोई चाओ आई थिंक याद करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट 2-3 बार देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये एक क्रांतिकारी संगठन था, किसी पर्सन का नाम नहीं था। ठीक है, तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? कुआंग दे ने की थी। ठीक है, कुआंग दे ने एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? फान बोई चाओ। कब की थी? 1930 में की थी, इतना याद रखना। फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, व ये किताब जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और ये किताब जैसे ही पब्लिश हुई पूरे के पूरे हिंद चाइना में क्या एकदम हलचल सी मच गई। ठीक है, इस किताब का नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। किसके द्वारा लिखी गई थी? फान बोई चाओ। ठीक है, फान बोई चाओ। ठीक है, सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने हिंद चीन के छात्रों को प्रेरित होकर वियतनाम में कुआन फुक होई, बोले तो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। बोले तो क्या कि चीन में जो हमने यहाँ पर देखा कि वहां पर जो सत्ता परिवर्तन हुई, चीन में जो सत्ता परिवर्तन हुई, उससे हिंद चीन के छात्रों ने क्या ली? प्रेरणा ली, और यहाँ पर एक वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, बोले तो कुआन फुक होई, ये नाम का एसोसिएशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया, इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है बेटा? आगे होता है कि 1914 में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया। तो ये भैया जितने यहाँ संगठन बन रहे हैं इनके नाम एकदम अपने दिमाग में बिठा कर रखना। जितने भी यहाँ संगठन बन रहे हैं उनके नाम एकदम दिमाग में बिठा लेना। वियतनामी राष्ट्रवादी दल भी कहाँ पर बनाया गया? 1914 में बनाया गया। अब देख रहे हो कि कहीं ना कहीं ये सब विरोध करने के लिए बनाया जा रहा है कि जो भी फ्रांसीसी उपनिवेशवाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है उनका विरोध किया जा रहा है। ठीक है, चीन का हिंद चीन के कृषि उत्पाद व्यापार मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था, फिर भी यह मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। अच्छा, अगर चाइना की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि चाइना का कंट्रोल कहाँ पर है? वियतनाम वाले रीजन पे देखने को मिला, उसका इन्फ्लुएंस वहां पर, उसका असर वहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम पूरा समझो कि हिंद चीन वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर एक चीज है, और यहाँ पर यह है कि भले ही राजनीति से दूर है कौन? चाइना। राजनीति गलियारों में इसकी ज्यादा गूंज नहीं है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि व्यापार वाले क्षेत्र में पूरा कंट्रोल किसका है? चाइना का है। ये जरूर याद रखना। ये चीज भी हिंद चीन के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि कोई बाहरी देश कैसे हमारे व्यापार पर कंट्रोल रख सकता है, और इसी कारण क्या है, जनता ने इससे क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट किया। जैसे आप कभी कभी हमारे यहाँ भी देखते हो ना, कई ट्विटर हैंडल्स पे शुरू हो जाता है ना, बाइकॉट चीनी, बाइकॉट चाइनीज आइटम्स, ऐसा। तो इस तरीके चीनी बहिष्कार आंदोलन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। कोचिन चीन क्या है बेटा? कोचिन चीन एक जगह का नाम है। ठीक है, ये जगह आपको वियतनाम में देखने को मिलती है, ये जरूर याद रखना। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कोचिन चीन है तो चाइना में होगा, नहीं। कोचिन चीन है तो ये वियतनाम में साउथ वाले रीजन में ये तुमको शहर देखने को मिलता है, ये क्षेत्र तुमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक प्रतिनिधि सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, 1917 में क्या हुआ? न्यूगन आई क्वोक, ठीक है, न्यूगन आई क्वोक, ठीक है, बोले तो हो ची मिन, इस नाम से एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादी गुट बनाया। साम्यवादी गुट बोले तो क्या? कम्युनिस्ट एक तरीके से एसोसिएशन यहाँ बनाया गया। अच्छा, साम्यवादी की क्या होता है? साम्यवादी ग्रुप क्या होता है? साम्यवादी की परिभाषाएं या उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा, ये चाहिए हमने चैप्टर 2 में पूरी तरह से पढ़ा हुआ है कि साम्यवादी का मतलब क्या होता है, साम्यवादी जो विचारधारा है इसका मतलब क्या होता है। तो ये क्या कुछ अलग समझाने की जरूरत है इसमें? यहाँ पर क्या है, साम्यवादी गुट बनाया गया है, किसके द्वारा? एक वियतनामी छात्र के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ? हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया। वो वियतनामी छात्र कहाँ गया? मॉस्को गया, और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। ठीक है, उस वियतनामी छात्र ने साम्यवाद से प्रेरित होकर वहां से प्रेरणा लेकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। बेटा, इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल जरूर हैं, लेकिन दिमाग लगा के समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने भारत के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने अमेरिका पढ़ा हुआ है, हमने कहीं ना कहीं उधर यूरोप तक भी हमने पढ़ा हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद हमने देखा हुआ है, और ये
पिछली क्लासेस में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है। लेकिन इंडो चाइना वाला थोड़ा सा जो रीजन हो जाता है ना, हिंद चीन वाला जो क्षेत्र हो जाता है ना, ये बहुत कम हम इससे रूबरू हुए हैं, बहुत कम हमें इसके बारे में पता होता है। तो जब हम इसकी पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं तो मुझे पता है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि भाई ये क्या है, कैसा चैप्टर है, इतना ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन बिल्कुल परेशान मत होना, बस ध्यान से इसको पढ़ते चलो, ध्यान समझते चलो। जैसे तुमने यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म किया है, वैसे तुम्हें हिंद चीन में राष्ट्रवाद खत्म करना है। आगे चलकर फिर भारत में राष्ट्रवाद हम और मजे लेकर पढ़ेंगे, ठीक है, डन। 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में जो है योगदान दिया था। ये मैंने बताया हुआ है कि 1930 बोले तो ग्रेट डिप्रेशन वाला टाइम, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन वाला टाइम है ये, ठीक है। यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी, बहुत ज़्यादा भुखमरी वाली सिचुएशन देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं इसने बहुत बड़ा फैक्टर था ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का, ठीक है। ये हो गया। अब देख लो, ये तुम्हारा पूरा का पूरा रीजन है, देख लो, अच्छे समझ लो, ठीक है। मैप में बता दे रही हूँ भाई, बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो तुम्हारा पूरा ये वियतनाम वाला क्षेत्र है, देखो ये रहा तुम्हारा वियतनाम हो गया, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया, ये तुम्हारा वियतनाम हो गया। इधर तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कंबोडिया है, देखो ये तुम्हारा कंबोडिया वाला पार्ट है, और ये रहा तुम्हारा लाओस वाला पार्ट, ठीक है, ये रहा लाओस वाला पार्ट। तो अभी इन्हीं तीनों की स्टोरी हमें समझनी है। पहले हम वियतनाम को लेके चलेंगे कि वियतनाम में क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ठीक है। वहाँ पर यूएसए कैसे घुसा, ठीक है, वहाँ पर किस तरीके से वियतनाम हमें आज के टाइम पे दो पार्ट में देखने को मिलता है, नॉर्थ अलग साउथ अलग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि लाओस में क्या क्या हुआ, लाओस में कैसे गृह युद्ध छिड़ गया, ठीक है, ये भी हम कहानी यहाँ पर देखेंगे। और फिर हम लास्ट में कंबोडिया की बात भी करेंगे, कंबोडिया में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और कैसे जो है यूएस वहाँ पर भी घुसा, कैसे वहां की लड़ाइयां हुई। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, तो बिल्कुल भी इसके लिए परेशान मत होना तुम लोग। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले, देखो जैसा मैंने बताया कि हमें क्या पढ़ना है, अब वियतनामी स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हमें वियतनाम की स्टोरी पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। तो जून 1940 में क्या होता है, फ्रांस जर्मनी से हार गया और फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो गई। उसके बाद जापान ने पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अभी कौन सा टाइम चल रहा है, अभी टाइम चल रहा है बेटा तुम्हारा विश्व युद्ध द्वितीय, वर्ल्ड वार सेकेंड तुम्हारी चल रही है। और 1940 में क्या होता है, जर्मनी से हार जाता है फ्रांस। फ्रांस की यहाँ पर कॉलोनीज कहाँ है, इंडो चाइना में है। फ्रांस का असर कहाँ पर है, इंडो चाइना में है, हिंद चीन में है। लेकिन जब 1940 में जर्मनी से फ्रांस हार जाता है तो जर्मनी से समर्थन वाली जो सरकार है वो फ्रांस में बन जाती है, तो फ्रांस अपना असर हिंद चीन में नहीं दिखा पाता। फ्रांस कुछ टाइम के लिए शांत पड़ जाता है और वही मौका मिलता है जापान को अपना प्रभुत्व कायम करने का हिंद चीन वाले क्षेत्र में। ये जरूर याद रखना। तो जापान ने पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व क्या है, जमा लिया है, क्योंकि फ्रांस अब हट चुका है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अभी वापस आएगा फ्रांस, परेशान मत होना, ठीक है। फिर क्या हुआ, हो ची मिन के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतनामी, ठीक है, बोले तो वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसानों, बुद्धिजीवियों, आतंकित व्यापारियों सभी को शामिल कर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मदद कौन कर रहा है भाई, हो ची मिन के नेतृत्व में जो है यहाँ पर मदद की जा रही है। एक जो है वियतनाम स्वतंत्रता लीग की शुरुआत की गई है कि भैया जो लोग परेशान हो रहे हैं जापान की वजह से, फ्रांस की वजह से, चाइना की वजह से, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को अब बचाया जाए, अब उनको बचाने की ज़रूरत है। 1944 में क्या होता है, फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया। 1944 में फ्रांस अब बाहर आ गया, अभी तक जर्मनी के कंट्रोल में था, अब जर्मनी से बाहर आ गया है। कब, 1944 में। और जापान पर हम देखते हैं कि परमाणु हमला होता है जब यूएसए कौन करता है ये परमाणु हमला, अमेरिका, ठीक है। यूएसए कहाँ करता है, दो शहर हैं, एक तुम्हारा हिरोशिमा है, ठीक है, क्या बच्चा, एक तुम्हारा क्या है हिरोशिमा है और दूसरा क्या है नागासाकी है, ठीक है, नागासाकी है। ये जरूर याद रखना, ये तुमने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या होता है, न्यूक्लियर अटैक होता है। कब होता है, इसकी डेट क्या थी, ये तुम्हारा होमवर्क है कि इसको तुम्हें बताना है। इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि इसकी डेट क्या थी, ठीक है, किस डेट को ये परमाणु हमला जापान पर किया गया था, ठीक है। अब इस स्थिति में जापान की सेनाएं क्या है, वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित रख सके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जापान की सेना क्या है, वहां से निकलने लगती है, क्योंकि भाई अब परमाणु हमला हो चुका है, जापान अपने आप को संभालेगा कि हिंद चीन को संभालेगा, तो वो वहां से हट जाता है। और अभी भी फ्रांस जो है वो इतना ज़्यादा उसके पास शक्ति नहीं है कि वो
वापस से अपने आप को हिंद चीन में स्थापित कर सकें। फिर क्या हुआ, अब इसका लाभ उठाते हुए कि ना यहाँ अब जापान है ना यहाँ पर फ्रांस है, तो इसका लाभ कौन उठा रहा है? इसका लाभ उठाया है वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने, और वियतनामी के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य की यहाँ पर स्थापना की गई है। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई, और इस सरकार का प्रधान जो है वो हो ची मिन को बनाया गया। अब देखो कि एक तरह से हमने देखा कि जापान यहाँ से जा चुका है, फ्रांस के पास अभी यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत नहीं बची है। तो अभी क्या है, अभी हो ची मिन अभी जो हिंद चीन वाला एरिया है वो अभी खाली है, और इस खाली एरिया को, इस खाली अवसर को देखते हुए जो यहाँ के राष्ट्रवादी थे उन्होंने वियतनाम को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, और यहाँ का प्रधान किसको बना दिया गया, हो ची मिन को बना दिया गया। ठीक है, डन, ये हो गया। अब देखो, अब धीरे धीरे क्या है, फ्रांस ने अपने आप को अब शक्ति वाला बना लिया है। फ्रांस अपने आप पर अब काम कर रहा है, अब उसने अपने आप को पावरफुल बना लिया है। फिर वो वापस से अब क्या है, अब आता है कहाँ पर, ठीक है, हिंद चीन में। तो फ्रांस अब हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था, अब वो वापस आता है। अच्छा, उसने अब एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई, अब वो एक नई पॉलिसी के साथ आ रहा है, एक नए अंदाज में आ रहा है, एक नए तरीके से आ रहा है कि अब मैं एक नए ढंग से हिंद चीन पर कब्जा करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांस ने क्या घोषणा करी कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा जिसमें अधीनस्थ उपनिवेश शामिल रहेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर एक नई पॉलिसी लेकर आया फ्रांस, और उसने ये कहा कि फ्रांस एक संघ है, एक साम्राज्य है, और इसी के अंडर में बहुत सारी उपनिवेश आएंगे, बहुत सारी कॉलोनीज आएंगी, और उसमें से एक कॉलोनी कौन सी होगी, हिंद चीन की भी होगी। तो इस महासंघ का एक अंग जो है वो हिंद चीन को भी माना जाएगा, और पूरा साम्राज्य किसका चलेगा, तो फ्रांस का चलेगा। आई होप कि दिमाग में आ रहा होगा ना, धीरे धीरे आराम आराम से बता रही हूँ, इसीलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलो, मजे लेकर पढ़ते चलो, बाकी कोई समस्या नहीं है। ठीक है। जापानी सेनाओं के हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सैगान पहुंची, कहाँ पहुंची, सैगान एक जगह का नाम है वियतनाम में। ठीक है। फ्रांसीसी सेना कहाँ पहुंची, सैगान में। और यहाँ पर क्या होता है, वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना को सैगान में ही ट्रैप कर लिया, सैगान में ही फंस के रह गई फ्रांसीसी सेना। ठीक है, फिर क्या होता है, 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता होता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 मार्च 1946 में क्या होता है, हनोई समझौता होता है, जो कि फ्रांस और वियतनाम के बीच में होता है, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई मान लिया है। अब यहाँ पर क्या है, फ्रांस ने क्या कहा कि भैया वियतनाम अब एक गणराज्य इकाई है, हमने मान लिया, हनोई समझौता हमने कर लिया है, लेकिन साथ में ये भी माना कि ये जो गणराज्य है, ये जो रिपब्लिक कंट्री बनेगा वियतनाम, वो रहेगा हिंद चीन संघ में ही, और हिंद चीन संघ कहाँ रहेगा, फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। इन मतलब क्या कहा कि भैया ठीक है, ठीक है, तुम इलेक्शन कंडक्ट कर लो, ठीक है, तुम्हारा हेड ऑफ द स्टेट क्या हो, वो इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, तुम गणराज्य बनकर रहो, लेकिन रहना तुम्हें फ्रांसीसी महासंघ के अंदर ही है, रहना तुम्हें फ्रांसीसी साम्राज्य के अंदर ही है, भले तुम उसके अंदर क्या है गणराज्य के तौर पर रहो, हमें कोई समस्या नहीं है। तो ये बात कब कही गई, ये बात हनोई समझौता में बोली गई। ठीक है, हनोई समझौता में ऐसा कहा गया। तो फ्रांस ने कोचिन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया, जिससे हनोई समझौता टूट गया। अब देखो, जैसा कि फ्रांस ने बोला था कि भैया वियतनाम वालों ठीक है तुम गणराज्य रहो, हम तुम्हारे बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, फ्रांस ने कोचिन चीन में एक अलग से सरकार शुरू कर दिया। कोचिन चीन मैंने बताया है वियतनाम का साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, साउथ में एक क्षेत्र है, वहाँ पर उसने एक अलग से सरकार बना ली। अब अलग सरकार बना ली तो ये जो हनोई समझौता हुआ था वो टूट गया, खत्म। ठीक, फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन मिल गया, जिसके सहयोग से उनकी जो नवगठित सरकार थी वो चलने लगी। डन। अब तक हो ची मिन की ताकत इतनी नहीं हुई थी कि फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, इसलिए क्या है, उसने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। गुरिल्ला युद्ध का मतलब क्या होता है बेटा, छुप छुप के वार करना, ऐसे आओ पट्टे से मारो निकल जाओ, फिर आओ फिर पट्टे से मारो निकलो। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है कि छुप छुप कर वार करना।
है ना, अचानक अपने दुश्मन पर अटैक करना बिना उसके जाने समझे, ठीक है। इसी क्रम में गुरिल्ला सैनिकों ने क्या किया, दिएन वियन फू पर भयंकर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस बुरी तरह हार गया, ठीक है। ये याद रखना, फ्रांस क्या है, इस गुरिल्ला युद्ध में हार जाता है और फ्रांस के लगभग 16,000 सैनिकों को क्या करना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है और इस तरह दिएन वियन फू पर साम्यवादियों का अधिकार जो है वो हो गया। ये भी एक जगह का नाम है और यहाँ पर क्या हुआ, अब साम्यवादियों का अधिकार हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है, साम्यवादी सरकार देखने को मिलेगी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, ठीक, डन। अब आगे बढ़ो, अमेरिका। अब यहाँ पर अमेरिका की एंट्री हो रही है। अच्छा, दिमाग में थोड़ा सवाल, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, मजे लेकर थोड़ा सोचो, पूछो कि मैम अमेरिका को क्या पड़ी थी, क्यों आया वो यहाँ, अमेरिका को क्या पड़ी थी, वो क्यों आया यहाँ, वो तो वेस्टर्न साइड में है ना, हिंद चीन वाले रीजन में आने की उसको क्या ज़रूरत पड़ गई थी, ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, ज़रूरत ये थी भैया कि यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा चल रही है और तुमको पता है कि शीत युद्ध का समय है। कौन सा युद्ध बेटा, शीत युद्ध का समय है। अब शीत युद्ध में तुमको पता है कि एक तरफ क्या है, साम्यवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा जिसका कौन लीडर है, रशिया, और दूसरी तरफ तुम्हारी पूंजीवादी विचारधारा है, कैपिटलिज्म है, पूंजीवादी विचारधारा, जिसका लीडर कौन है, अमेरिका। तो अमेरिका कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि वहां साम्यवादी विचारधारा चले, क्योंकि उसे पूंजीवादी विचारधारा चलानी है, उसे सुपर पावर बनना है, इसलिए वो जाकर यहाँ पर उसकी एंट्री होती है। वियतनाम में भी आएगा, वो लाओस में भी आएगा, वो कंबोडिया में भी आएगा, तुम देख लेना अभी, ठीक है। अब मत पूछना कि मैम क्यों आया था, बेटा इसीलिए आया था, अपने आप को पावर बनाने के लिए, अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए, ठीक है, रशिया के खिलाफ आया था। तो अमेरिका जब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था, अभी तक बाहर से समर्थन कर रहा था, उसने क्या किया, हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और साम्यवादियों के विरोध में क्या है, इसकी घोषणा भी कर दी। अब क्या हो गया कि 1954 में हिंद चीन समस्या पर एक वार्ता बुलाया गया। अब कहा गया कि बेटा बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है हिंद चीन वाले क्षेत्र को लेकर, अब एक कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी, अब सबको बुलाकर लेकर आओ, बैठ कर बात करते हैं कि क्यों ऐसी समस्याएं हो रही हैं। और इसी समस्या पर जब बात हुई, इसी वार्ता पर क्या हुआ, एक जब निर्णय आया तो निर्णय के तौर पर आता है तुम्हारा जेनेवा समझौता, बोले तो जेनेवा एग्रीमेंट। कब आता है, 1954 में आता है। और इसी जेनेवा समझौता ने क्या किया, पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था, ठीक है, 2 हिस्सों में बांट दिया था, ठीक है, 2 हिस्सों में बांट दिया था। हनोई नदी से सटे उत्तर के क्षेत्र, ठीक है, 2 हिस्सों में क्या कर दिया था, बांट दिया गया था, किसके द्वारा, जेनेवा समझौता के द्वारा। तो एक हनोई नदी मानी जाती है, हनोई नदी है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ वियतनाम का हो गया और इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो साउथ वियतनाम को दे दिया गया, ठीक है। और जेनेवा समझौता के तहत क्या हुआ, जो लाओस और कंबोडिया था उसको वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, ठीक है, उसको वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, डन, क्लियर। जेनेवा समझौता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जेनेवा समझौता में सिर्फ देखो मेन 2 ही पॉइंट तुम्हें दिमाग में रखने अपने। कौन कौन सा पॉइंट दिमाग में रखना है, पहला ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि ये जो तुम्हारा वियतनाम वाला पार्ट है, वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तुम्हारा जो उत्तरी वियतनाम हो गया, दूसरा तुम्हारा दक्षिणी वियतनाम हो गया। इसी में एक और चीज़ भी बोली गई थी कि लाओस और कंबोडिया जो है अब उन्हें एक वैध राजतंत्र के रूप में क्या है, स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। क्या किया गया भैया, एक वैध राजतंत्र के रूप में यहाँ इसको स्वीकार कर लिया गया है, डन। कोई समस्या इसमें, चलो अब इसी के आगे बढ़ो भैया। लाओस में गृह युद्ध, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अब लाओस में गृह युद्ध की बात हो रही है। हमने वियतनाम की पूरी स्टोरी यहाँ पर खत्म कर दी, वियतनाम में क्या हुआ, कैसे वहां पर अमेरिका घुसा, कैसे जो है वहां पे वियतनाम को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, ये हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया है, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब बात कर लेते हैं कि लाओस में गृह युद्ध क्या है, ठीक है, गृह युद्ध कैसे छिड़ गया लाओस में, वहां क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो भैया जेनेवा समझौता के तहत हमको पता है कि लाओस और कंबोडिया को जो है पूर्ण स्वतंत्र देश मान लिया गया था, ये चीज एकदम कवर थी। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल करने के लिए एक
सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय निगरानी आयोग बनता है। ये आयोग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा आयोग बना है? ये एक अंतरराष्ट्रीय निगरानी आयोग बना है और वो भी त्रिसदस्यीय है, मतलब इसमें 3 इसके मेंबर्स हैं। कौन कौन से? भारत है, कनाडा है और पोलैंड है, ठीक है। ये याद रखना कि इस आयोग के मेंबर कौन कौन है? भारत है, कनाडा है और पोलैंड है। 25 दिसंबर 1955 को क्या होता है कि लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुवन फूमा के नेतृत्व में सरकार बनी। यहां पर किसके नेतृत्व में सरकार बन रही है? तो सुवन फूमा के नेतृत्व में सरकार बन रही है। कब? 1955 में, ठीक है। अभी क्या है? सरकार बन चुकी है लाओस में, इतनी कहानी याद रखो केवल, ठीक है। फिर क्या हुआ? 3 भाइयों के बीच क्या है? सत्ता को लेकर संघर्ष चालू हो गया और इसी का रिजल्ट क्या निकल कर आता है? गृह युद्ध। तो भैया तुमको इतना दिमाग में बैठा कर रखना है कि लाओस में अच्छा खासा चुनाव हुआ है, सुवन फूमा के नेतृत्व में सरकार भी बन चुकी है, लेकिन सत्ता की लड़ाई हो रही है। यहाँ कुर्सी की लड़ाई हो रही है, जो आज भी तुम देखते हो भैया, कुर्सी की लड़ाई हर जगह है, सत्ता की लड़ाई क्या है? हर जगह है। उसी तरीके 3 भाइयों के बीच यहाँ पर सत्ता की लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी का निष्कर्ष हम देखते हैं, इसी का रिजल्ट हम देखते हैं, क्या? गृह युद्ध, ठीक है। लाओस में गृह युद्ध में अमेरिका रूस की परोक्ष सहभागिता ने एक बार फिर विश्व शांति को खतरे में डाल दिया। मतलब क्या है? इस गृह युद्ध में सोचो, लाओस का गृह युद्ध हो रहा है, लेकिन इसमें अमेरिका और रशिया, ठीक है, इन दोनों की यहाँ पर क्या है? भागीदारी देखने को मिल रही है। भले ही इनडायरेक्टली है, सामने से नहीं है, प्रत्यक्ष वाले नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष क्या है? यहाँ पर सहभागिता देखने को मिल रही। क्यों ऐसा मैम, क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर शीत युद्ध का समय है, शीत युद्ध की बात हो रही है यहाँ पर, और तुमको पता है कि अमेरिका और रशिया के बीच जो है आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, क्योंकि अमेरिका जो है इधर पूंजीवादी व्यवस्था का सपोर्टर है और रशिया क्या है? साम्यवादी व्यवस्था का सपोर्टर है, और दोनों के बीच जो है इसी व्यवस्थाएं को लेकर क्या है? लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो इसीलिए इनकी यहाँ पर भागीदारी देखने को मिलती है। तब भारत ने क्या किया? जेनेवा समझौता के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई। यहाँ पर भारत ने डिमांड उठाई कि भैया ऐसा है कि ये जो आयोग बनाकर रखे हो ना, कम से कम इसका कुछ रिवाइवल करो, इसको देखो, इसको इम्प्लीमेंट करो, देखो कि भैया लाओस में क्या समस्या चल रही है। इसकी आवाज किसने उठाई? इसकी आवाज उठाई है तुम्हारे हमारे प्यारे से भारत ने, ठीक है। ये तो देख सकते हो, ये पूरा तुम्हारा लाओस का शहर है, ठीक है, डन। फिर क्या हुआ? अतः इस समस्या पर क्या हुआ? 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें लाओस के तीनों पक्षों की भागीदारी पर क्या है? रूस और अमेरिका भी सहमत हुए, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 14 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, जहां पर लाओस की भी तीनों पार्टियां थी, ठीक है। मई 1961 में ये सम्मेलन होता है, और क्या है? ये सम्मेलन एक तरीके से क्या है? सफल भी होता है, लेकिन इसके बावजूद क्या है? हमें वैसे कोई भी लाओस में अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती। यहाँ क्या होता है कि सभी लोग क्या है? संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमत हो जाते हैं कि ठीक है भैया, एक ज्वाइंट कमेटी हम बना लेंगे, एक संयुक्त जो है कैबिनेट हम यहाँ पर बना लेंगे। फिर भी क्या होता है कि अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेश मंत्री की हत्या हो जाती है और गृह युद्ध जो है वो दोबारा से शुरू हो जाता है। मतलब कि अमेरिका का यहाँ पर साजिश हो जाती है और अमेरिकी साजिश के तहत, अमेरिकी षड्यंत्र के तहत लाओस के जो विदेश मंत्री थे उनको निपटा दिया जाता है और इसके बाद इनका जो है गृह युद्ध दोबारा से शुरू हो जाता है। क्योंकि अमेरिका लाओस में साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, अतः चुनाव द्वारा सुवन फूमा को प्रधानमंत्री और सुफन बोंग को उप प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाया गया। अब तुमको पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया शीत युद्ध की बात, बताइए कि नहीं बताइए बेटा? शीत युद्ध की बात मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि यहाँ पर अमेरिका और रशिया के बीच लड़ाई चल रही है। तो अमेरिका कतई नहीं चाहता कि लाओस में कोई साम्यवादी जो है सरकार चले, कोई साम्यवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार हो, इसीलिए अमेरिका बार बार यहाँ पर हस्तक्षेप करता है। और हमने ये भी देखा है कि चुनाव जब हुआ तो सुवन फूमा को जो है प्रधानमंत्री और सुफन बोंग को यहाँ पर उप प्रधानमंत्री जो है बनाया जाता है, ठीक है। इससे असंतुष्ट पाथेट लाओ, अब इससे असंतुष्ट कौन है? पाथेट लाओ, इनका नाम जरूर याद रखना। पाथेट लाओ जो है वो साम्यवादी को उसके सपोर्टर है वो, ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था के सपोर्टर हैं। तो पाथेट लाओ ने क्या किया? इससे वो असंतुष्ट थे और इसीलिए उन्होंने 1970 में क्या हुआ? लाओस पर आक्रमण करके जार्स के मैदान पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी की, परंतु पाथेट लाओ के आक्रमण को वो रोक नहीं सका। मतलब अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि पाथेट लाओ को रोका जा सके, लेकिन वो नहीं रोक पाया और कहीं ना कहीं
पाथेट लाओ और अमेरिका अब आमने सामने थे, क्योंकि पाथेट लाओ कौन है, वो साम्यवादी सपोर्टर हैं और अमेरिका पूंजीवादी सपोर्टर है। तो भैया 1970 में क्या हुआ, लाओस पर आक्रमण हुआ और उसकी बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका को सौंप दी गई कि भैया, और अमेरिका ने इस जिम्मेदारी को उठा भी लिया। अमेरिका ने साफ तौर पे बोला कि ठीक है, लाओस में जो भी समस्याएं हो रही है वो हमारी वजह से हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो भी बिगड़ती स्थिति है उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी किसके ऊपर रखी गई, अमेरिका के ऊपर रखी गई। और इसी के बाद हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो खुलकर युद्ध में अब आ चुका है। अमेरिका अब आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है। अभी तक क्या है, अमेरिका क्या हमें षड्यंत्र देखने को मिल रहा था, अमेरिकी साजिश देखने को मिल रही थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधे तौर पर अमेरिका खुलकर जो है इस लड़ाई में शामिल हो गया है। और इसी में देखते हैं कि 1971 में हजारों दक्षिणी वियतनामी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया और उनके साथ अमेरिकी सैनिक भी गए और युद्धक विमान, बम वर्षक, हेलीकॉप्टर भी थे। मतलब पूरी लड़ाई की तैयारी करके ये लोग जो है लाओस में घुस चुके थे, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था, हो ची मिन्ह मार्ग पर क्या है, कब्जा करना, कि जो हो ची मिन्ह जो मार्ग है, जो रास्ता है जिसके तहत सारा का सारा इनका काम हो रहा है, ठीक है, उस रास्ते पर इन्हें कब्जा करना था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ध्यान से सुनो, कि पाथेट लाओ ने रूस और ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वे अमेरिका पर दबाव डालकर उन्हें रोके। पाथेट लाओ कहां पहुंचा, उसने ये कहा कि भैया ब्रिटेन और रशिया यही दोनों जो हैं वो अमेरिका पर दबाव डाल सकते हैं, इसके ऊपर दबाव डालो, इसको प्रेशराइज करो कि वो यहाँ आकर लड़ाई ना लड़े, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पाथेट लाओ ने रिक्वेस्ट भेजी किसके पास, रूस और ब्रिटेन के पास। लेकिन क्या हुआ कि चीन ने अमेरिका को धमकी दी और पहले अमेरिका को लगा कि वह युद्ध जीत लेगा, लेकिन हो ची मिन्ह मार्ग पर क्षेत्र पर जाकर उसकी सेनाएं क्या है, फंस गई। भैया चीन ने भी अमेरिका को धमकी दी कि बेटा तुम जहां रुके हो ना तुम वहीं रुको, आगे आने की तुम कोशिश भी मत करना, ये वाला क्षेत्र हमारा है, तुम कैसे यहाँ पर आकर कब्जा कर सकते हो। लेकिन अमेरिका नहीं माना, वो फिर भी वहां पर गया और हो ची मिन्ह मार्ग पर क्या है, अमेरिकी सेनाएं क्या है, वो फंस गई। और जब फंस गई तो क्या हुआ कि लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके लिए वापस लौटना ही मात्र एक उपाय बचा और अमेरिका को मुंह घुमाकर यू टर्न लेकर वापस आना पड़ा। इस तरह अमेरिका अपने आक्रमण में वामपंथ के प्रसार को रोक नहीं पाया, भाई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को वो नहीं रोक पाया। कितनी बहुत कोशिश की ना उसने, बहुत कोशिश की कि साम्यवादी व्यवस्था को, साम्यवादी विचारधारा को हम लाओस में बढ़ने ना दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अमेरिका को यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ा, ठीक है। तो ये रही तुम्हारी क्या, ये रही तुम्हारी लाओस की कहानी कि लाओस में किस तरीके से गृह युद्ध का माहौल हो गया था, ठीक है। अब हम कहानी देखते हैं कि कंबोडिया में क्या हुआ था, ठीक है। वियतनाम पढ़ चुके हैं, लाओस पढ़ चुके हैं और अब देखना है कि कंबोडिया में क्या हुआ था। सन 1954 में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार करके राजकुमार नरोत्तम सिन्हाऊ को शासक माना गया। अब यहाँ पर जो है किसको शासक माना गया, नरोत्तम सिन्हानुक, ठीक है। नरोत्तम सिन्हानुक क्या है, अब यहाँ के राजा बन चुके हैं और यहाँ पर तुम्हें संवैधानिक राजतंत्र देखने को मिल रहा है। बोले तो संविधान भी है और राजा भी है, तो दोनों चीज यहाँ पर है। और 1954 की बात की गई है, इसका मतलब क्या बोला गया है कि जो जेनेवा समझौता हुआ था उसके तहत तुमको पता है कि लाओस और कंबोडिया दोनों को स्वतंत्र राज्य माना गया था, ठीक है, इसी समझौते के तहत, ठीक है। फिर क्या हुआ, नरोत्तम सिन्हा को 1954 से ही क्या है, कंबोडिया को गुट निरपेक्षता और तटस्थता की नीति पर चलना शुरू कर दिया था। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने न्यूट्रल रहना शुरू कर दिया कि भैया ऐसा है, हमें कोई लड़ाई वड़ाई नहीं लड़नी है, हमें किसी के साथ नहीं जाना है, हम शांति से अपना देश चलाना चाहते हैं और हम न्यूट्रल रहेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसी नीति जो है वो नरोत्तम सिन्हानुक के द्वारा जो है वो चलाई गई। इसलिए क्या हुआ कि कंबोडिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ। ये याद रखना, अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि जो कंबोडिया है वो कभी भी दक्षिण पूर्व एशियाई सैन्य संगठन में शामिल क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने हमेशा से न्यूट्रल पॉलिसी को फॉलो किया था, ठीक है। अब अमेरिका क्या कर रहा था कि इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव चाहता था। लाओस में काम नहीं चला तो कंबोडिया में भी तो दिमाग लगाएगा ना। तो यहाँ पर अमेरिका क्या चाहता था कि भैया कैसे ना कैसे यहाँ पर हमारा कब्जा एक बार इससे हो जाए, ठीक है। लेकिन इसी कारण क्या सिन्हानुक से चिढ़ा हुआ था और क्या कर रहा था, वो थाईलैंड को उकसा रहा था। अमेरिका थाईलैंड को उकसा रहा था कि भैया इसको अगर हमने इसको उकसा दिया तो ये कर देगा अटैक किसके ऊपर, कंबोडिया के ऊपर। इतना दिमाग लगाया जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। और अमेरिका की इस कूटनीतिक चाल के कारण 1963 में सिन्हानुक ने उससे भी किसी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर अमेरिका क्या कर रहा है, एक तरफ थाईलैंड को उकसा रहा है कि बेटा तुम जाओ अटैक करने,
तो मत छोड़ना कंबोडिया को, ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका कंबोडिया से ही कह रहा है कि बेटा अगर तुमको कहीं कोई समस्या आ रही है तो तुम हमारे पास आना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मतलब दोनों तरफ देख रहे हो कि दोनों नाव में पैर पसारे हुए हैं, ये हाल है यहाँ पर। और ये बात जो है नरोत्तम सिन्हानुक बहुत अच्छे समझते थे और इसीलिए उन्होंने 1963 में अमेरिका से क्या किया, मदद लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। और ये बात अमेरिका के लिए अपमानजनक थी, उसका ईगो हर्ट हो गया। अब ऐसे कैसे भाई, तुम अमेरिका को कैसे मना कर सकते हो, ईगो हर्ट हो गया बेटा का। चलो मई 1965 में क्या हुआ कि उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण कर दिया। अब देखो भाई का इतना ही ईगो हर्ट हो चुका है कि उन्होंने क्या कर दिया, बॉर्डर वाले जो गांव थे कंबोडिया के, अमेरिका ने क्या कर दिया, उस पर हमला कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया बेटा, हमला कर दिया। ये देख रहे हो तुम्हारा, ये कंबोडिया वाला पार्ट है पूरा, ठीक है, ये तुम्हारा कंबोडिया वाला रीजन है। और इसके बॉर्डर वाले एरिया पर हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने क्या कर दिया है, हमला कर दिया है। तब सिन्हानुक ने क्या किया, अमेरिका से राजनयिक संबंध क्या है, तोड़ दिए। कि बड़ा उसने कहा, नरोत्तम सिन्हानुक का कहना था कि भाई तुमको हम समझ रहे हैं और तुम हमारे बॉर्डर पर आकर आक्रमण करके जा रहे हो, ये ना चल पाएगा, इसलिए हम तुमसे सारे रिश्ते नाते अभी के अभी तोड़ते हैं। तो ये बात नरोत्तम सिन्हानुक ने कह दी। अब आगे चलकर 1969 में क्या हुआ, अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी। सोच रहे हो बेटा, जहर की वर्षा, सोच सकते हो जहर की वर्षा क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। अब तुम समझ लो अपने से क्या ही खतरनाक चीजें हो रही हैं। इससे क्या हुआ कि 40,000 एकड़ भूमि की जो रबड़ की फसल थी वो नष्ट हो गई, पूरी की पूरी फसल यूं बर्बाद हो गई इसी जहर की वजह से। तब सिन्हानुक ने क्या किया कि मुआवजे की मांग कर दी अमेरिका से, बेटा तुम्हारी वजह से हमारी फसल बर्बाद हुई है तो कंपेंसेशन, पूरा मुआवजा तुमको देना पड़ेगा। ये मांग किसने की, नरोत्तम सिन्हानुक ने अमेरिका से कर दी। और इनका झुकाव जो है किधर दिखाई दिया, पूर्वी जर्मनी की तरफ, ठीक है। और उससे इन्होंने क्या है, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना शुरू कर दिया पूर्वी जर्मनी से, ठीक है। इससे क्या समझ में आया कि जो दो गुटीय विश्व चल रही है ना, एक पूंजीवादी व्यवस्था दूसरी साम्यवादी व्यवस्था, तो अब तुमको पता है कि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि कंबोडिया क्या है कभी भी साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखे, लेकिन पूर्वी जर्मनी से सहानुभूति रखकर उसके साथ रिश्ते बनाकर जो है कंबोडिया ने साबित कर दिया कि हम अमेरिका तुम्हारे खिलाफ हैं और हम किसके तरफ हैं, हम साम्यवादी व्यवस्था की तरफ हैं। ये बात नरोत्तम सिन्हानुक ने एकदम क्लियर कर दी पूर्व जर्मनी के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाकर। डन, ये हो गया। अब क्या हुआ, नरोत्तम सिन्हानुक ने पेकिंग में निर्वाचित सरकार का गठन करा और जनरल लोन नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा, पेकिंग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। पेकिंग भी एक जगह है, ठीक है। अब पेकिंग का मतलब क्या है बेटा, बीजिंग, बोले तो बीजिंग का पुराना नाम है पेकिंग, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, जो निर्वासित सरकार का एक गठन किया गया और जो जनरल लोन नोल की सरकार, इनका नाम बड़ा अजीब सा है, पढ़ लेना बेटा, हाँ अच्छे से पढ़ लेना, इनका नाम नहीं पता चला इधर उधर तुम लोग कर दो। जनरल लोन नोल की सरकार है। डन, बार बार अब इनका हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो भैया इनका जो है यहाँ पर इनको अवैध घोषित कर दिया और राष्ट्रीय संसद को यहाँ पर भंग कर दिया गया नरोत्तम सिन्हानुक के द्वारा, ठीक है। और जनता से जो है मौजूदा सरकार को क्या है, अपदस्थ करने की अपील की कि जो मौजूदा सरकार है वो गलत है और कहीं ना कहीं हमें उसके खिलाफ होना चाहिए। ये अपील जो है जनता से किसने की, नरोत्तम सिन्हानुक ने की। फिर क्या हुआ, 1970 से सिन्हानुक ने अपनी क्या है नई सरकार के विरुद्ध क्या है एक युद्ध छेड़ दिया, जो नई सरकार बनी थी उसके खिलाफ, जिसमें क्या हुआ कि उत्तरी वियतनाम ने क्या किया, उसकी मदद की और साथ में वियतकांग की सैनिकों ने भी उसकी मदद की। उत्तरी वियतनाम ने मदद की है, याद रखना, ठीक है। नरोत्तम सिन्हानुक की सेना विजयी होती हुई राजधानी नामपेह की ओर बढ़ रही थी। अब क्या हो रहा था कि भैया अब इनकी विजय हो गई है नरोत्तम सिन्हानुक की, अब इनकी सेना जो है वो नामपेह की ओर आगे बढ़ रही है। ये भी एक जगह का नाम है, ठीक है, ये जगह का नाम है। तो ये नामपेह की ओर जो है आगे बढ़ रही है, ये क्या है, राजधानी है, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया, तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया और दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी फौज नरोत्तम सिन्हानुक ने पेनिक में निर्वासित सरकार का गठन कर, ओहो सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा डबल बार हो गया, ये जाने दो इसे, जस्ट चिल, ठीक है। ये भी डबल बार है, कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं।
बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं बच्चा, जस्ट चिल। ठीक है, हमने क्या देखा कि दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी फौज जो है वो कंबोडिया में अब क्या है प्रवेश कर गई और व्यापक संघर्ष यहाँ पर शुरू हो गया और बहुत ही बड़ा युद्ध देखने को मिला यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही बड़ा यहाँ पर युद्ध देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस नीति का व्यापक विरोध अमेरिकी भी कर रहे थे। अब क्या है यहाँ पर क्या देखा हमने कि लड़ाई लड़ने अमेरिका पहुंच चुका है कहाँ, वियतनाम में, सोच सकते हो, सॉरी कंबोडिया में। ठीक है, और साथ में इसकी मदद कौन कर रहा है, दक्षिण वियतनाम। अमेरिका लड़ाई लड़ने कहाँ पहुंच चुका है, सीधा डायरेक्ट फील्ड में आ चुका है, कहाँ पर, कंबोडिया में। और उसकी मदद कौन कर रहा है, दक्षिणी वियतनाम। और अमेरिकी राष्ट्रपति का ये फैसला वहां के अमेरिकी लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा था कि भाई क्या ही कर रहे हो तुम, वहां तुमको लड़ने जाने की क्या जरूरत है। ये तो अमेरिका को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई क्या ही यहाँ पर हो रहा है। लेकिन राष्ट्रपति निक्सन को क्या हुआ, अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि भाई लोग वहां पर विरोध कर रहे थे, अमेरिका में भी लोग विरोध कर रहे थे कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, यहाँ तुमको कंबोडिया में जाकर लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है। तो इससे क्या हुआ कि राष्ट्रपति निक्सन को भी अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ गई। उनका तो चलो ठीक है, अमेरिका तो चलो वापस चला गया, लेकिन जो दक्षिणी वियतनाम था ना, उसने अपने सैनिकों को नहीं बुलाया वापस। उसने कहा ना हम तो लड़ेंगे, हम तो ढीठ हैं, है ना, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसकी वजह से स्थिति क्या है और ज्यादा जटिल हो चुकी है। अब क्या हो रहा है कि भैया अब लग रहा है कि चीन भी क्या है कंबोडिया मामले में हस्तक्षेप करेगा। अब ये सोचा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद चीन भी कोई ना कोई यहाँ पर हस्तक्षेप करेगा। और इस तरह पुनः क्या है दक्षिण पूर्व एशिया की सुरक्षा खतरे में बढ़ गई। और स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने क्या किया, एक एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडोनेशिया को समझ में आ चुका था कि ये लड़ाइयां अगर यूं ही चलती रही तो पूरे के पूरे जो हमारा दक्षिण वाला पार्ट है ना, जो दक्षिण एशिया वाला पार्ट है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया वाला पार्ट है, इस पर कोई ना कोई खतरा आ जाएगा। तो इसीलिए कोई खतरा आए इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, सम्मेलन बुलाते हैं। सम्मेलन बुलाया गया, जकार्ता में बुलाया गया 1970 में। ठीक है, एक सम्मेलन बुलाया गया और यह सम्मेलन सफल तो रहा, लेकिन क्या है इसकी वजह से कंबोडिया की स्थिति में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि कंबोडियाई छापामारी, अमेरिकी सेना के बीच युद्ध हुआ, बमबारी हुई, नृशंस हत्याएं हुई और इस दौर में क्या है 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया जाता है। एट लास्ट 1970 में कंबोडिया क्या है, एक गणराज्य बनता है, एक रिपब्लिक कंट्री बनता है। सोचो इतनी लड़ाइयाँ, इतने नरसंहार के बाद जाकर कहीं कंबोडिया एक गणराज्य में तब्दील होता है। ये रही तुम्हारी कंबोडिया की पूरी कहानी। हमने वियतनाम की भी पूरी कहानी पढ़ी हुई है, फिर हमने लाओस की पूरी कहानी पढ़ी हुई है, फिर हमने क्या है कंबोडिया की भी पूरी कहानी पढ़ी हुई है। परंतु एक लास्ट में पॉइंट ये है कि सिन्हानुक और लोन लोर की सेनाओं में संघर्ष क्या है वो चलता रहा। जो है हमारा कंबोडिया रिपब्लिक बन चुका है, गणराज्य बन चुका है, लेकिन इनकी सेनाओं में अभी भी लड़ाई चल रही है कि तुम बड़ा कि मैं बड़ा, है ना, तू जीता कि मैं जीता। हाँ, यहाँ पे लड़ाई चल रही है अभी। 5 वर्ष पश्चात सिन्हानुक के निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उनकी लाल खुमेरी सेना विजय करती आगे बढ़ गई। अंततः लोन लोल को क्या है भागना पड़ा। 5 साल तक इनका युद्ध और चल रहा था। सोचो जब कंबोडिया गणराज्य बन गया था उसके बावजूद 5 साल तक इनके बीच हमेशा लड़ाई चलती रही और लास्ट में सिन्हानुक की जो है सेना, लाल खुमेरी सेना के नाम पर वो जानी जाती है, तो वो जीती। और क्या हुआ, अप्रैल 1975 में कंबोडियाई गृह युद्ध क्या है समाप्त हुआ। तो 1975 में जाकर यह गृह युद्ध समाप्त होता है और फिर क्या होता है कि पुनः राष्ट्राध्यक्ष कौन बनते हैं, नरोत्तम सिन्होक बनते हैं। और 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और अब क्या है कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1978 में क्या हुआ, कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया। डन। वैसे कंबोडिया ज्यादा अच्छा लग रहा था जाने दो, ये हो गया। ठीक है, चलो भाई अब थोड़ा सा एक और हमारा पॉइंट आता है। अब इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे वियतनामी गृह युद्ध की। ठीक है, वियतनाम में कैसा गृह युद्ध देखने को मिला ये हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या देखा हुआ है कि जेनेवा समझौता से क्या हुआ कि 2 वियतनामी राज्य यहाँ पर बन चुके हैं। एक तुम्हारा नॉर्थ वाला है, दूसरा तुम्हारा साउथ वाला है, 2 यहाँ पर बन चुके हैं अब। ठीक है, लेकिन स्थायी शांति की उम्मीद नहीं के बराबर थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जहां साम्यवादी सरकार थी वहीं दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्पित सरकार थी। अब तुम सोच लो कि यहां पर 2 पार्ट में बट चुका है वियतनाम। अच्छे समझो एकदम से, आई नो बेटा थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है,
इसीलिए कह रही हूँ आराम से पानी वानी लेके बैठो, खाना वाना कुछ लेके बैठो, आराम से बैठो, दिल थाम कर बैठो, एकदम टेंशन वेंशन नहीं लेने का, एनर्जी मेंटेन करके बैठो, क्योंकि चैप्टर अच्छा है, भले थोड़ा सा लेंदी है, पूरी कहानी तुमको पढ़ने को मिल रही है। और कहानी तो बस सुनते जाओ वालिया, नींद नहीं आनी चाहिए, बस कहानी तरीके सुनते जाओ कि भैया क्या क्या कहाँ क्या हो रहा है। और ये चीज़ ज़रूर दिमाग लगाना कि हर जगह तुम्हें अमेरिका ज़रूर देखने को मिल रहा, यहाँ तुम ज़रूर दिमाग लगाना, तुमको आराम समझ में आ जाएगा। अभी रिसेंटली भी तो लड़ाइयाँ बहुत सारी हो रही ना, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें रिलेट करने की कोई ज़रूरत है, तुम अपने से कर लोगे, है ना। बस हमें पता है तुम लोग बहुत दिमागदार हो कि जितना मैंने बोल दिया तुम लोग आगे ज़रूर सोच लोगे उसका, है ना। चलो अब आगे क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या शांति अभी भी नहीं है। शांति क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है, उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार है, साम्यवादी विचारधारा वाली सरकार है, और वहीं दक्षिणी वियतनाम में क्या है, पूंजीवादी समर्पित सरकार है। ठीक है, दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्पित सरकार है, दोनों अलग अलग विचारधाराएं वाली सरकार है। जिनेवा समझौता में यह कहा गया कि अगर जनता चाहे तो मध्य 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जा सकता है। जिनेवा समझौता में एक बात और कह दी गई थी, ये कह दिया गया था कि अगर जनता चाहेगी ना, जनता अगर चाहेगी तो इलेक्शन करा कर हम पूरे वियतनाम को दोबारा से एक कर सकते हैं, ऐसा जिनेवा समझौता में बोला गया था। ठीक, उसी समय से वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज उठाती रही थी, जिसे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन था कि भैया जो वियतनाम की जो जनता है उसने हमेशा से आवाज उठाई कि इनका एकीकरण करो, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक होने चाहिए, और इस बात का सपोर्ट हमेशा उत्तरी वियतनाम ने किया भी है। लेकिन दक्षिणी वियतनाम की जनता जो है वो शांतिपूर्ण प्रयासों से थक चुकी थी, और उसने क्या किया, 1960 में वियत कांग बोले राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया। सोच लो कि चलो ठीक है, उत्तरी वियतनाम में तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है विरोध चल रहा था कि भैया एकीकरण करो, एकीकरण करो, एकीकरण करो, लेकिन दक्षिणी वियतनाम के लोग इतने ज़्यादा त्रस्त हो चुके थे वहाँ की सरकार से कि भैया उन्होंने सीधा जो है तलवार उठानी शुरू कर दी कि भैया लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने क्या हिंसात्मक तरीका अपनाना शुरू कर दिया, और फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिला, और उसी में हमने देखा कि वियतगांग का यहाँ पर गठन किया जाता है, बोले तो राष्ट्रीय मुक्ति सेना का यहाँ पर गठन किया जाता है वियतनाम में। ठीक है, ये तुम देख सकते हो पूरा। फिर क्या हुआ, 1961 ईस्वी में इसकी स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दी गई, और वहां भी गृह युद्ध शुरू हो गया। अब यहाँ पर हम दक्षिण वियतनाम की बात कर रहे हैं तो कोई उत्तरी वियतनाम को बीच में नहीं लाएगा, ध्यान समझ लेना। ठीक है, दक्षिणी वियतनाम की बात हो रही है यहाँ पर क्या हुआ, इमरजेंसी लगा दी गई, और यहाँ पर क्या हुआ, गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका जो दक्षिणी वियतनाम से साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, उसने 1961 के सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम की हो ची मिन सरकार को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। भाई साहब क्या हुआ, देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है यहाँ पर। भैया अमेरिका क्या बोल रहा है, वो श्वेत पत्र जारी कर रहा है कि भैया ये शांति के लिए खतरा है। अब तुमको पता है कि दक्षिणी वियतनाम में जो साम्यवादी सरकार है, ठीक है, हाँ, जो साम्यवाद को रोकने का प्रयास किसने किया था, अमेरिका ने, और अमेरिका की जो पूंजीवादी विचारधारा वाली सरकार है वही दक्षिणी वियतनाम में चल रही है, वही लोगों को परेशान कर रही है, और अमेरिका क्या कर रहा है, श्वेत पत्र जारी कर रहा है कि ये शांति के लिए खतरा है, और इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया गया, उत्तरी वियतनाम को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। भैया वही लोग सब कुछ कर रहे हैं, हम बहुत सीधे हैं, हम कभी कुछ करते ही नहीं, ये वाली बात यहाँ पर हो गई है। ठीक है, और 1962 के शुरुआत में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए सैगॉन भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया, या अमेरिका ने बढ़िया काम किया। ठीक है, अपने सैनिकों को जो है सैगॉन में उसने भेज दिया ताकि जो है लोगों की मदद की जा सके। कब, 1962। वास्तविकता यह थी कि न्यो दिन नियम, भैया इनके नाम याद रखो, न्यो दिन नियम कि तानाशाही अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी, और बौद्ध जनता जो है वो धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी। भाई साहब देख रहे हो बेटा, ये संघर्ष की ये स्थिति हो चुकी है कि जो लोग मतलब अपना हिंसात्मक रूप नहीं दिखा सकते, भैया बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, वो लोग आत्मदाह कर रहे थे कि हम थक चुके हैं इस सरकार से, तो इसलिए उन्होंने आत्मदाह करना शुरू कर दिया था। ऐसी यहाँ पर स्थिति तुमको देखने को मिल रही है।
इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी को लेकर 1963 में सेना के विद्रोह के लिए क्या हुआ, न्योदिन को मार दिया गया और सैनिक सरकार की स्थापना हुई। बोले तो यहाँ पर अब मिलिट्री रूल लग गया, क्योंकि वहां की सरकार को जो लीड कर रहा था कौन, न्योदिन। लोग इतने परेशान हो चुके थे कि उसको मार दिया गया और फिर क्या हुआ, सैनिक सरकार की स्थापना हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ये वाली सरकार भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि भैया सैनिक सरकार थी तो ये भी ज्यादा रिफॉर्म नहीं चाहती थी, ये वही कट्टरवादी सरकार थी, प्रतिक्रियावादी सरकार थी। और इस तरह क्या हुआ, सरकारों का आना जाना क्या है लगा रहा, लेकिन किसी ने नीति नहीं बदली और क्या है वहां का संघर्ष चलता रहा, वहां की स्थिति नहीं बदली। सरकारें आती जाती रही लेकिन वहां की स्थिति नहीं बदली। फिर क्या होता है, 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर हमला करके कुछ सैनिक अड्डे क्या है तबाह कर दिए। अमेरिका ने किस पर आक्रमण किया, उत्तरी वियतनाम पर यहाँ पर आक्रमण किया और उसके कुछ क्या है जो सैनिक अड्डे हैं वो उसको वहां पर एक तरीके से तबाह कर दिया गया। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध जो है वो काफी हिंसक था, बर्बर था और यातनापूर्ण था। सोचो, बात दक्षिणी वियतनाम की चल रही है लेकिन अमेरिका ने युद्ध कहां पर किया, युद्ध कहां छेड़ दिया, उत्तरी वियतनाम में छेड़ दिया। और यहाँ पर खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, टैंक, बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया गया, साथ ही जो रासायनिक हथियारों का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया, जो भी केमिकल्स, सोच सकते हो रासायनिक हथियारों का यहाँ पर यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया। ऑरेंज एजेंट और फास्फोरस बमों का यहाँ पर इस्तेमाल किया। सोच सकते हो कितना हिंसक ये युद्ध रहा होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि यह युद्ध उत्तरी वियतनाम के साथ वियतकांग एवं वियतकांग समर्थक दक्षिणी वियतनामी जनता सभी से लड़ा गया। इस युद्ध में सभी की भागीदारी थी, सबसे ये लड़ाई हुई, सबके बीच ये लड़ाई होती है। ठीक है, शुरू किसने किया था, अमेरिका ने शुरू किया था। निर्दोष ग्रामीणों की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उनकी औरतों और लड़कियों के साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया जाता है और फिर उन्हें मार दिया जाता है और अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। सोच सकते हो कितना हिंसक, कितना बर्बरतापूर्ण ये युद्ध रहा होगा। तुम इसको इमेजिन कर सकते हो कि वो उस टाइम की सिचुएशन वहाँ की कैसी रही होगी। पूरा का पूरा वियतनाम किस तरीके से तबाह हुआ है वो तुम देख सकते हो। ऐसी इन लाइनों को तुम पढ़कर तुम इमेजिन कर सकते हो कि कैसी वहाँ की सिचुएशन रही होगी उस वक्त। ठीक है, 1967 में तक अमेरिका ने इतने बम वियतनाम पर बरसाए कि जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया। सोचो, अगर ऐसी लाइन लिखी हुई है इसका मतलब इतना बड़ा युद्ध वो रहा होगा। सोचो कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसमें जर्मनी ने इंग्लैंड के ऊपर इतने बम नहीं गिराए थे जितना अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर गिरा दिया। और वियतनाम एक छोटा सा देश, उसके ऊपर इतनी बार बम वर्षा की गई तो बेचारा कितनी बार वो तबाह हुआ है, तुम सोच सकते हो। ठीक है, अमेरिका की इस तरह की कार्रवाई का विरोध जो है वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। हर तरफ क्या है, अमेरिका का विरोध किया जाने लगा। और एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिनका नाम था रसेल, इनकी एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया गया और इसके आर्थिक कोई परिणाम भी परिलक्षित होने लगे। मतलब जो रसेल थे, ठीक है, एक दार्शनिक थे, इनका एक दरबार लगाया गया और उसमें क्या कहा गया कि वियतनाम युद्ध के लिए दोषी कौन है, तो वो अमेरिका है। प्रति वर्ष 2 से 2.5 अरब डॉलर का अमेरिकी खर्च में यहाँ पर क्या है वृद्धि भी देखने को मिली। ठीक है, मतलब क्या है, इसका आर्थिक जो है परिणाम यहाँ पर तुम देख सकते हो कि प्रति वर्ष 2 से 2.5 अरब डॉलर का अमेरिकी खर्च में यहाँ पर वृद्धि हुई और इससे अमेरिकी खर्च में वृद्धि हुई, ये जरूर याद रखना। ठीक है, खर्च में वृद्धि हो मतलब तुम सोच सकते हो कि हर साल 2 से 2.5 अरब लाख डॉलर जो है वो अमेरिका का खर्च हो रहा है। तो क्या इसकी अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर का मूल्य जो है वो काफी ज्यादा नीचे गिरने लगा, क्योंकि इतना खर्चा हो रहा है तो डॉलर का जो है वो रेट वो काफी ज्यादा क्या होने लगा, डॉलर की वैल्यू कम होने लगी। और परंतु अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और समझौते के सारे प्रयासों को विफल करता हुआ गृह युद्ध को जारी रखे हुआ था। सोच सकते हो कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा अब खराब हो चुकी है इस युद्ध के कारण, फिर भी वो इस युद्ध को बंद नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अपने ईगो का मैटर है, अपनी प्रतिष्ठा का मैटर है, ऐसे कैसे पीछे हट जाएं, ये हाल है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी तरफ वियतनामी अब क्या है, साम्यवाद या किसी अन्य बातों के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। कि जो लोग वियतनाम में अभी तक साम्यवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लड़ रहे थे, अब वो अपनी लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि कहीं पूरा का पूरा वियतनाम खत्म ना हो जाए इस युद्ध में। तो इतना भयंकर तुम सोच सकते हो कि यहाँ पर युद्ध रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का इश्यू बना लिया था।
कि मैं तो लड़ूंगा ही और मैं तो जीतूंगा ही। और बेचारे जो वियतनामी थे वो क्या अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे वहां पर, ठीक है। वियतनाम में त्रिआयु की कहानी भी सुनने को मिलती है, जिसे इस समय देवी की तरह पूजा जाता था, ठीक है। वियतनाम में एक माना जाता है, एक देवी के रूप में पूजा जाता है, जिनका नाम क्या है, त्रिआयु। इनकी भी एक कहानी आती है कि 1968 के प्रारंभ में वियतकांग ने अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन सहित कई ठिकानों पर धावा बोलकर अमेरिकियों को काफी क्षति पहुंचाई, ठीक है। एक स्टोरी यहाँ बताई जा रही है कि 1968 में भी ये हुआ। 1968 में भी जो है वियतनाम ने क्या किया, अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन, ठीक है, वियतनाम के द्वारा जो है पूर्वी पेंटागन में भी क्या है, बम गिराए गए और वहां पर भी अमेरिकियों को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई गई। इन धावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वियतनाम जो है उसके हौसले अभी भी बहुत हैं। यहाँ पर जो है वियतनाम में डायरेक्ट क्या है, पेंटागन पर हमला किया और ये बताया कि वियतनाम अभी भी लड़ाई लड़ सकता है और उसके हौसले अभी भी कमजोर नहीं हुए हैं। 1968 के प्रारंभ में, ठीक है, हाँ ये चीज हो गई हमारी, हाँ। और यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि वियतनामी की रसद पहुंचाने वाला मार्ग जो है वो हो ची मिन काफी ज्यादा अभी भी मतलब मजबूत है, ये बात भी यहाँ पर बोली गई, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में उठा के रखना, ठीक है, डन। फिर क्या हुआ भैया, क्योंकि इसे बमबारियों से नष्ट नहीं किया जा सकता था, वस्तुतः हो ची मिन मार्ग जो है वो हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जो है वो निकलकर जुड़ी थी। ये मतलब उस मार्ग के बारे में बताया जा रहा है कि इतनी बमबारियों से उसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। ये जो मार्ग था ये पूरा लाओस, सोचो हनोई से लाओस होता हुआ, कंबोडिया होता हुआ और दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों जो है वो रास्ते उससे जुड़े हुए थे। अमेरिकी सैकड़ों बार जो है इसे क्षतिग्रस्त करने की सोच चुका था और कर भी चुका था, लेकिन क्या हुआ कि वियतनाम और उसके समर्थित लोग जो हैं वो तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते, तुरंत उस रोड को सही कर देते थे, ठीक है। जितनी बार क्या है अमेरिका ने हो चिन मार्ग को क्षति पहुंचाने की कोशिश की, उतनी बार जो है वियतनाम और उसके समर्थित लोगों ने उसकी मरम्मत कर दी। इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए उद्देश्य से अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। हमने देखा है कि अमेरिका ने किस तरीके से लाओस और कंबोडिया में क्या है अपना असर दिखाया, अपना हस्तक्षेप किया। क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हो ची मिन मार्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करना था, ठीक है। और इसकी वजह से हमने देखा भी कि अमेरिका इतने संघर्ष में फंसकर जो है उसे वापस भी जाना पड़ा। उसे कोई जीत नहीं मिली वहां पर, अमेरिका को वहां पर कोई जीत नहीं मिली, उसे वापस ही जाना पड़ा। अब अमेरिका भी शांति वार्ता चाहता था, परंतु अपनी शर्तों पर। अब अमेरिका के दिमाग में क्या आ रहा है बेटा कि हमको चलो ठीक है, अब हम मानने के लिए तैयार हैं, अब हम शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन क्या है अपनी शर्तों पर चाहते हैं, ठीक है। अब क्या चाहते हैं, अब हम अपनी शर्तों पर जो है वो शांति वार्ता को चाहते हैं, डन। जितना अभी तक हमने देख लिया है कि अमेरिका ने कितनी बार हस्तक्षेप किया है, वियतनाम के मामले में भी किया, लाओस के मामले में भी किया, कंबोडिया के मामले में भी किया, लेकिन एट लास्ट जो है ये तीनों तरफ से घिर गया। अब इसके पास क्या है, शांति वार्ता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तो फाइनली जो है अब अमेरिका बोल देता है कि भैया अब ठीक है, मैं मान गया, मैं हार गया, ठीक है, मैं शांति वार्ता करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने भी क्या है यहाँ पर बहुत सारी अपनी शर्तें अब यहाँ पे रख दी। अब देखते हैं भाई क्या क्या इसने शर्तें अपनी रखी हुई हैं। तो अतः 1968 में क्या होता है, पेरिस में शांति वार्ता शुरू कर दी जाती है, ठीक है। अब क्या है, शांति वार्ता के लिए सम्मेलन वगैरह बुलाना आप सबको शुरू कर दिया गया है। अमेरिकी हट के कारण 6 माह तक वार्ता एक ही जगह पर अटकी रही। मतलब क्या, अब तुम सोच सकते हो कि कोई ना कोई डिमांड अमेरिका ने ऐसी रखी होगी कि जिसकी वजह से ये शांति वार्ता एक ही जगह पर क्या है, मतलब एक ही मुद्दे पर, एक ही टॉपिक पर अटकी रहेगी 6 महीने तक। इसका मतलब कुछ ना कुछ उसने वैसा डिमांड अपना रखा होगा, ठीक है। तो वियतनामियों की मांग थी कि पहले बमबारी बंद हो, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन क्या है अपनी सेनाएं जो हैं हटाएं यहाँ से। मतलब इन्होंने पहला जो वियतनामियों की तरफ से डिमांड रखी गई थी कि सबसे पहले तो यही काम होना चाहिए कि बमबारी को बंद करो, ठीक है। पहले बमबारी करना बंद करो और अपनी सेनाएं से कहो कि वो वापस चली जाएं, उसके बाद ही हम कोई आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में 7 जून
1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्रों में वियतगांग के सरकारों के गठन की घोषणा की, जिसे रूस और चीन ने तुरंत मान्यता दे दी। मतलब अब क्या हुआ कि जिस दक्षिण वियतनाम में अभी तक अमेरिका से जो समर्थन वाली सरकार चल रही थी, वहां पर अब क्या कहा गया कि जो वियतगांग की सरकार होगी, ठीक है, जो वियतगांग की सरकार होगी उसको दक्षिण वियतनाम में चलाया जाएगा। और इस बात को रूस और चाइना ने क्या कर दे दी, इसको मान्यता यहाँ पर दे दी गई। ठीक है, आई होप आपको मेरी आवाज समझ में आ रही हो, क्योंकि इतना कॉन्टिन्यूअस ये लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते मेरी आवाज अब जो बैठ चुकी है, ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा सही होने में, बट कोई बात नहीं, हम अपना लेक्चर पूरा कंप्लीट करेंगे भाई। ठीक है, तो इसी दरमियान वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो ची मिन की मृत्यु हो गई लेकिन संघर्ष क्या है वो जारी रहा अभी तक। अब देखो क्या हो रहा है कि एक तरफ क्या है, शांति वार्ता चल रही है। अब इसी दौरान क्या हो गया है कि हो ची मिन जो जनक माने जाते हैं, जो वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक माने जाते हैं, जिनसे ही कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई है, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। और हमने देखा कि उसके बावजूद भी क्या है, यहाँ पर संघर्ष अभी भी जारी है। ये तुम्हारा पूरा मैप है, देख सकते हो भैया। इधर तुम्हारा चाइना, ये हनोई हो गया, ठीक है, हनोई बोले तो ये तुम्हारा नॉर्थ वियतनाम में आता है, ये तुम्हारा साउथ वियतनाम हो गया, ये पूरा कंबोडिया है तुम्हारा, ये तुम्हारा लाओस है। ठीक है, तो अपना मैप में एक एक चीज को अच्छे से समझ लेना बेटा। ठीक है, ये देखो तुम्हारा सैगोन, ठीक है, सैगोन ये रहा, ठीक है, क्या रहा बेटा, ये सैगोन, जिसकी हमने देखा था कि यहाँ पर फ्रांस ने अपनी आर्मी यहाँ पर बिठाई थी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो भाई। तो अब क्या है, हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के ही अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। तुमको पता है हॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, अमेरिका में है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि फिल्में कैसी बननी चाहिए थी, अमेरिका के पक्ष में। ठीक है, एक तरीके से जो है, जो उसने वियतनाम के साथ किया उसे जायज ठहराने के लिए वैसा कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, वैसा कुछ काम यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन क्या है, इन फिल्मों में क्या हुआ, इन फिल्मों में क्या हुआ कि किस तरीके से अमेरिका ने अत्याचार किया वियतनाम पर, इस चीज को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इस चीज को यहाँ पर फिल्माया जा रहा है। दूसरी तरफ क्या हुआ, निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर नया राष्ट्रपति बन गया। तो दोबारा हम देखते हैं कि निक्सन क्या है, या फिर से यहाँ पर राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो देखो अमेरिका ने क्या क्या शर्तें रखी हैं इस शांति वार्ता में, कि अभी ये अगर ऐसी शर्तें मान ली जाएंगी तभी क्या है वो इस लड़ाई से पीछे हटेगा। तो क्या क्या शर्तें थी, केवल सुन लो, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये आपको अपने दिमाग में रखना है केवल, कि दक्षिण वियतनाम की स्वतंत्रता की मांग करी उसने। अमेरिकी सेनाएं क्या है उसी क्षेत्र में रहेंगी, ये भी उसकी डिमांड रही है। ठीक है, जब तक वियतगांग संघर्ष करेगा और दक्षिणी वियतनाम में आतंक मचाएगा, बमबारी जारी रहेगी। अब देख रहे हो बेटा यहाँ पर अमेरिका अपने आप को कितना सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है कि वियतगांग का अत्याचार जब तक होता रहेगा तब तक मैं बमबारी करता रहूंगा। सुन सकते हो, सोच सकते हो इस बात को तुम, कि बमबारी अमेरिका की तरफ से हो रही है। परेशान लोग अमेरिका की वजह से हैं, दक्षिण वियतनाम में अमेरिका से समर्थन वाली सरकार से परेशान हैं, और यहाँ पर जो वियतगांग कहीं ना कहीं उसे सही करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसी के ऊपर सारा जो है ठीकरा फोड़ दे रहे हैं कि जब तक वियतगांग यहाँ पर आतंक मचाएगा तब तक मैं बमबारी करता रहूंगा। तो यहाँ पर ये बोल दिया गया है अमेरिका की तरफ से। ठीक है, वियतनाम समस्या का जल्द समाधान की जिम्मेदारी जो है वो उस पर सौंपी गई। फिर क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय दबाव क्या है अब बढ़ता ही जा रहा था। फिर क्या हुआ कि इसी समय माई ली गांव की एक घटना प्रकाश में आई। ये घटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसे हम लास्ट में समझेंगे कि इस घटना में क्या हुआ था। ठीक है, इस बात को हम लास्ट में समझेंगे, जस्ट चिल। ठीक है, अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। अब क्या है कि हर तरफ अमेरिका की आलोचना हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है भैया, अब अमेरिका की आलोचना हो रही है। अब इसमें साफ तौर पर क्या बताया जा रहा है कि निक्सन ने अब क्या किया है, 5 सूत्री क्या किया यहाँ पर घोषणा की है। ठीक है, अब कौन कौन सी घोषणा है उसमें, तो भैया पहला क्या है कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बनकर क्या है अपने यथास्थान पर, ठीक है, चली जाएंगी। युद्ध विराम की देखरेख जो है वो अंतरराष्ट्रीय परिवेश में होगी। फिर क्या हुआ, इसी दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा, ये भी बोला गया। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ क्या होंगी, बंद रहेंगी, और युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। ये बातें तो चलो निक्सन की अच्छी गई। ठीक है, ये जो निक्सन ने कहा ये सारी बातें क्या है मानी गई कि भैया हाँ ठीक है,
मतलब ढंग की बातें यहाँ पर कही गई हैं कि 5 सूत्री जो भी उसने घोषणा की है ठीक करी है। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ कि शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अब देखो फिर समस्या यहाँ पर हो गई और दोबारा से क्या है, अमेरिका द्वारा यहाँ पर बमबारी शुरू हो गई। लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेंगी, क्योंकि भाई कब तक करेगा, कब तक लड़ता रहेगा, कभी ना कभी तो उसको वापस आना ही पड़ेगा। तो निक्सन ने दोबारा क्या है 8 सूत्री योजना बताई। पहले कितना बताया था, 5 सूत्री, लेकिन क्या हुआ, उसे अस्वीकार कर दिया गया। तो अब जो है अब निक्सन की 8 सूत्री योजना आती है। ये जरूर याद रखना कि निक्सन की 5 सूत्री योजना में क्या था और निक्सन की 8 सूत्री योजना में क्या था। बेटा दोनों को जरूर याद रखना, दोनों को कंपेयर करने के लिए भी सवाल पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। तो क्या क्या था, वियतनामियों ने इसे खारिज कर दिया था। तो भैया क्या, अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने लग गया। फिर क्या हुआ, 24 अक्टूबर 1972 को वियतगांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया, परंतु दक्षिण वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। अब क्या हुआ यहाँ पे अब क्या हुआ यहाँ पर, क्या हो रहा है कि अमेरिका जो है ना वो चीन की तरफ लगा हुआ है। भैया चीन हमारे सपोर्ट में आ जाए, चीन हमारे सपोर्ट में आ जाएगा तो हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर समझौता होता है इन सभी के बीच में, लेकिन दक्षिण वियतनाम को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, उसे थोड़ा सा आपत्ति हो रही है कि ये समझौता उसके पक्ष में नहीं है। तो उसने दोबारा से क्या है वार्ता के लिए आग्रह कर दिया है। वियतगांग ने इसे अस्वीकार कर दिया और इस बार इतने बम गिराए जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज़्यादा आंकी गई। अब तुम सोच सकते हो बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि जब दक्षिण वियतनाम ने आग्रह किया कि भैया दोबारा से वार्ता करेंगे और वियतगांग ने इसे अस्वीकार कर दिया, तो इस बार इतने बम गिराए गए, इतनी जो है यहाँ पर इसको बर्बाद करने की कोशिश की गई, जितना कि हिरोशिमा पर जब परमाणु हमला हुआ था तब उतना जो है विध्वंस नहीं हुआ था जितना इस बार यहाँ पर विध्वंस किया गया है। अब तुम सोच सकते हो कि वियतनाम भाई क्या क्या झेला है, भाई तुम सोच सकते हो थोड़ा सा। फिर क्या हुआ यहाँ पर कि हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गया। भाई पूरा का पूरा हनोई जो है इस बमबारी की वजह से ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनामी डटे रहे और अतः 27 फरवरी 1973 को जो है पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। कब हस्ताक्षर हुआ भैया, 1973 में, याद रखना। फिर क्या है समझौते की मुख्य बातें क्या थी कि समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना क्या है वो वापस चली जाएगी। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण का मार्ग खोजेंगे कि अब क्या है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को आपस में मिलकर एक होना होगा। अमेरिकी वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता क्या है वो देगा, मतलब कि अमेरिका की तरफ से वियतनाम को आर्थिक सहायता देनी होगी, ठीक है। और इस तरीके अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध अब समाप्त हो चुका है। फिर क्या हुआ, अप्रैल 1975 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब होता है, तो बेटा 1975 में होता है। ये जरूर याद रखना, कब ये अलग हुए थे और कब ये एक हुए हैं, ये जरूर अपने दिमाग में बिठा कर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस प्रकार 7 दशकों से ज्यादा चलने वाला यह अमेरिका वियतनाम युद्ध क्या है अब समाप्त हो चुका है कंप्लीटली। और इस युद्ध में तुमको 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हो गए। भाई साहब देख रहे हो इतना महंगा युद्ध हुआ था। सर्वाधिक व्यय क्या है अमेरिका का, तो जाहिर सी बात है सारा पैसा उसी का ज्यादातर लगेगा क्योंकि इतना बम बम तो वही गिरा रहा था ना ज्यादातर। फिर उसके 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए, लगभग 3 लाख सैनिक घायल हुए और दक्षिण वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए और अमेरिका के 48,000 हेलीकॉप्टर एवं 36,000, ठीक है, एवं अनगिनत टैंक क्या है नष्ट हो गए। तो यहाँ पर तुम ज्यादातर देखोगे कि अमेरिका को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है इस वियतनाम वॉर के चक्कर में। उसने इस वियतनाम के चक्कर में पड़कर अपने आप को बहुत ज्यादा जो है अपनी अर्थव्यवस्था को हिला डुला डाला था, ठीक है। इन सारी घटनाओं के एक परिप्रेक्ष्य में धन जन की बर्बादी के अलावा अमेरिकी शाख को भी गहरा आघात पहुंचा। अब भाई जाहिर सी बात है अमेरिका ने क्या कहा था कि वियतनाम उसकी इज्जत का सवाल है, तो लो भाई चली गई इज्जत, वापस तो उसको जाना ही पड़ गया ना। फिर पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह असफल रहा, ना लाओस में जीत पाया, ना काम्बोडिया में जीत पाया, ना वियतनाम में जीत पाया, आया और मुंह उठा के चला गया। अतः उसे अपनी सेनाएं हिंद चीन से हटानी पड़ी और सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता को जो है स्वीकार
करना पड़ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब तुम्हारा लास्ट में एक आता है माई ली गांव की घटना। ठीक है, ये कैसी घटना थी बेटा कि दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतगांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने घेर कर पुरुषों बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मार दिया और पूरे गांव में आग लगा दी। अब तुम देख सकते हो बेटा ये सिचुएशन रही है माई ली गांव। अब क्यों ऐसा उनके साथ किया गया? क्योंकि अमेरिका को लगा कि ये गांव जो है ये वियतगांग का समर्थक है, और ये गांव था कहाँ पर? दक्षिणी वियतनाम में। ठीक है, और लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था जिसने इस घटना को उजागर किया था। सोचो, लाशों के बीच एक बूढ़ा इंसान जिंदा बचा और उसने इस आंखों देखी घटना को उजागर किया कि ऐसा अमेरिकी सेना ने दक्षिण वियतनाम के माई ली गांव में ऐसी हरकत करी है। अब तुम सोच सकते हो, इसको तुम इमेजिन कर सकते हो कि वियतनाम की बात कर लो, चाहे लाओस की बात कर लो, चाहे कंबोडिया की बात कर लो। ठीक है, बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिला। ठीक है, बहुत बड़ा संघर्ष आपको यहाँ पूरा हिंद चीन का जो क्षेत्र था ये बाहरी शक्तियों की वजह से बहुत टाइम तक एकदम जलता रहा है, और बहुत समय बाद सुकून की नींद शायद इन्हें आई होगी। ठीक है, तो बहुत एक तरीके से बहुत खतरनाक संघर्ष रहा है हिंद चीन का, चाहे लाओस की बात कर लो, चाहे कंबोडिया की बात कर लो, चाहे वियतनाम की बात कर लो। देखो बहुत बड़ा ये थोड़ा सा हमारा चैप्टर था, बहुत क्रिटिकल इसमें की स्टोरीज थी, क्योंकि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को हमने इसमें अलग अलग से पढ़ा हुआ है, और हर स्टोरी में हमें कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटरवेंशन देखने को मिला। ठीक है, अमेरिका का इंटरवेंशन यहाँ पर हुआ था। तो बहुत क्रिटिकल सी स्टोरीज थी, बहुत मार्मिक घटनाएं भी यहाँ पर हमको देखने को मिली। तो एक बार से ठंडे दिमाग से दोबारा इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, ऊपर से मत देखना, क्योंकि ऐसे तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इसको बुक में लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ना, अपने आप तुम्हें पूरी स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। चलो भाई, अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट चैप्टर के साथ वन शॉट में। अब भाई ध्यान रखो अपना, हंसते मुस्कुराते रहो और बढ़िया बढ़िया नंबर लाते रहो। थैंक यू सो मच।